तो एपीएफ ये बोलता है कि आपकी ज़मीन के ऊपर में किसी का कब्जा नहीं है या इसको कल उठ के मेजरली कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा ऐसा कि ये काम रुक जाएगा। एक ही चीज़ हो सकती है कि उसके यूनिट्स नहीं बिके, क्योंकि आज कोई 100 करोड़ रुपया तो साथ में लेके बैठा नहीं कि वो 100 करोड़ का बिल्डिंग बनाना है और वो 100 करोड़ रुपये पूरा साथ में लेके बैठे और वो बनाएगा। तो आइडियली डेवलपर क्या करते हैं, 15, 20, 25 करोड़ रुपया होता है, बाकी का बैंक से या कहीं से फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है 20, 25, 30 करोड़ का, और 20, 30 करोड़ रुपया उनको कस्टमर के सेल से आ जाता है। तो उनकी मोटा मोटी ये कैलकुलेशन होती है और 25% शायद इन्वेंट्री बाद में बिके, 20-25%। तो उनकी मोटा मोटी 40% अगर इन्वेंट्री नहीं बिक रही है तो उनकी शायद वो लोकेशन में इशू होगा, या फिर बहुत सारी जगह पे एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि आप देखेंगे तो प्योर वेजिटेरियन है, तो अभी प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए शायद हो जाता है कि कम्युनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो वहाँ पे शायद या तो प्रोजेक्ट एकदम जल्दी बिक जाएगा कि किसी वेजिटेरियन खाने वाले हैं तो लोग प्रीफर करेंगे, या फिर वो ऐसी लोकेशन में बना है जहाँ पे सराउंडिंग नॉन वेजिटेरियंस है, तो फिर वो बिकने में दिक्कत होगा। Thank you so much for coming, Gaurav bhai. This is our second episode of the reality of real estate. इस एपिसोड में हम लोन रिलेटेड सारा डिस्कस करेंगे सर। तो मैं चाहता हूँ आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आप पहले दे दो। जगदीश जी, मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और घरकर एक ब्रांड है जहाँ पे मैंने 2013 एंड के करीब में हमने स्टार्ट किया था विद अ विजन कि लोग जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं तो उनके लिए लोन ये लेना कितना इजी हो जाए, कितना कंफर्ट भरा हो जाए, क्योंकि लोन में बहुत स्ट्रगल होता है। आज भी अगर हम देखते हैं तो इंडस्ट्री भले एडवांस हो गया है लेकिन बहुत सारी तकलीफ है। तो हमने ट्राई किया है कि हमारी तरफ से कस्टमर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और उनको इजीली घर पे बैठ के ही सर्विस मिले, लोन लेते समय भी और ज़्यादा करके लोन लेने के बाद भी। तो जहाँ पे सर्टिफिकेट्स ये वो सब लेना पड़ता है, वो बाहर जाना पड़ता है बैंक में, तो वो सब नहीं जाना पड़े। तो ये इंडस्ट्री स्टार्ट किया और बाय ग्रेस ऑफ गॉड और आप सबके हेल्प से हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट हुआ है एंड वी हैव ग्रोन। सो अगर आप आज की तारीख में बात करेंगे तो वी हैव हेल्प ओवर 2000 पीपल अक्रॉस मुंबई, जिन्होंने घर लेने में हमने उनको राइट डिसीजन लेने में हमने हेल्प किया है। सो दैट इज़ अबाउट अस। ओके, बढ़िया है। गौरव भाई, अभी एक बेसिक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में रहता है, अभी ये मोस्टली ये जो पॉडकास्ट हमने बनाया हुआ है ये जो नए होम बायर्स है जो फर्स्ट टाइम होम बाई कर रहे हैं उनके लिए बनाया हुआ है। मोटिव यही है कि उनको क्लैरिटी रहे कि घर लेते समय क्या क्या स्टेप होते हैं जो उनको ध्यान रखना है। तो एक जैसे मेरे को होम लोन लेना है तो एक बेसिक स्टेप अगर आप बता पाए कि क्या क्या लगता है होम लोन लेने के टाइम पे, तो वो अच्छा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम आउट ऑफ द पॉकेट रख के हम घर खरीदने ना जाए। आउट ऑफ द पॉकेट का मीनिंग है कि मेरी जेब में बिल्कुल ही पैसा नहीं है और मैं किसी भी तरह से ये सोच रहा हूँ कि मैं ये अब घर ले लूँगा, अब अगर नहीं मिला तो मुझे कभी मैं नहीं ले पाऊँगा। ये आप एट एनी एज आपने ये नहीं सोचना है, क्योंकि घर लेना है ना एक बहुत इजी है, इट इज़ एन आर्ट है ना। मैं आपको बताऊंगा अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है तो कि कैसे आप घर खरीद सकते हो, लेकिन आपने सबसे पहले अपना फाइनेंशियल कैपेसिटी एनालाइज करना है। यदि आप लाख रुपया कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो तो आपको ये देखना है कि आपका 50% से ज़्यादा EMI उसमें नहीं जाए, क्योंकि आपको आपका घर भी चलाना है, फ्यूचर में आपके बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन के लिए भी देखना है, आपको इमरजेंसी के लिए फंड्स भी रिक्वायरमेंट है, आपके शायद इंश्योरेंस चलते होंगे तो वो भी आपको देखना है। तो आपने आइडियली ये होना चाहिए कि आप 50% से ज़्यादा आपकी ओवरऑल सारी EMIs मिला के, चाहे वो अंडर कंस्ट्रक्शन हो या रेडी प्रॉपर्टी हो, उसमें इससे ज़्यादा पैसा नहीं जाना चाहिए, है ना। तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो। जैसे मैं आपके पास में आया घर लेने के लिए, तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एलिजिबिलिटी हो गई, फीस हो गया, तो वैसा एक स्टेप बाय स्टेप कस्टमर का कुछ ऐसा प्रोसेस है। हाँ जी, बिल्कुल। पहले डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया, फिर उसके बाद में एलिजिबिलिटी चेक किया, फिर फीस बताया, फिर परफेक्ट। देखिए, अब अगर आप मेरे पास या किसी और एक्सपीरियंस पर्सन के पास आएंगे तो आप ओवर द कॉल आप ये फैसिलिटी चेक कर सकते हैं कि लोन के लिए वो कितना एलिजिबल है। तो आप डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट फेज पे मैं आपको बोलूँगा कि आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट किसी को भी आप शेयर मत कीजिए, चाहे वो बैंक का एम्प्लॉई क्यों ना हो। आप उनसे पहले डिस्कस करिए कि आपके फाइनेंशियल्स ये है, आपके फ्यूचर के एक्सपेंसेस ये है, अब वो आपको कितना लोन दे सकते हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर वो आपको एलिजिबिलिटी बताएगा। फिर आपको होता है प्राइमरीली 2 सेगमेंट, एक होते हैं जो जॉब करते हैं, हम उन्हें सैलरीड क्लास में डिफाइन करते हैं, और दूसरे होते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर प्रोफेशनल होते हैं, है ना, अनलाइक डॉक्टर्स ये, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड के ही क्लास में आते हैं।
तो दोनों के ही डॉक्यूमेंटेशन है वो अलग अलग होते हैं। तो सैलरीड में क्या होता है, आइडली आपका फोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे चीज़ों में कॉमन होता है। और उसके बाद में जॉब में जो है उसमें लगता है आपका सैलरी स्लिप। अगर आप प्राइवेट कंपनी में हो, छोटी मोटी कंपनी में, तो शायद डॉक्यूमेंटेशन आपको ज़्यादा देना पड़े। अदरवाइज स्टैंडर्ड है सैलरी स्लिप्स, उनके बैंक स्टेटमेंट 6 से 1 साल भर के, 6 महीने से 1 साल भर का, और फॉर्म 16। तो ये इतने डॉक्यूमेंट से उनका काम प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है। एप्लीकेशन फर्स्ट फेज है वो उसका हो जाता है। यही सारे बेसिक डॉक्यूमेंट उसको देने पड़ता है। छोटा लोन है तब तक कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे बड़े लोन होंगे वैसे उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, क्योंकि बैंक का उतना रिस्क का एक्सपोजर होता है, तो बैंक उतना थोड़ा चेक करता है। यही चीज़ अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड या प्रोफेशनल में आते हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में हम मांगेंगे उनसे उनका बिजनेस का आइडेंटिटी प्रूफ, कि वो जो बिजनेस कर रहे हैं वो क्या 3 साल से कम है या 3 साल से ज़्यादा है। तो कोई भी अगर बैंक आपको देगा तो वो 3 साल से ज़्यादा बिजनेस होना चाहिए। फिर चाहे ITR 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, दैट इज इररिलेवेंट। लेकिन बिजनेस जो फ्लो है उसका या उसकी कंटिन्यूटी है वो कम से कम 3 साल की होनी चाहिए। तो उनके इनकम टैक्स के रिटर्न चाहिए होते हैं, 1 साल का सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट, 1 साल का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट, एंड जहाँ पे जॉब में फॉर्म 16 लगता है, यहाँ पे फॉर्म 26 AS लगता है, जहाँ पे उन्हें जो भी कमीशंस आ रहे हैं या जो भी सामने वेंडर से पेमेंट आ रहा है उसके TDS के उसमें एंट्री होते हैं। तो ये प्राइमरी फेस या डॉक्यूमेंट्स है, इसके बेसिस पे डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे प्रॉपर एलिजिबिलिटी और सैंक्शन हम लोग ले सकते हैं। ओके, और इसके बाद में फिर एलिजिबिलिटी जो होता है वो कैसा डिसाइड करते हो आप लोग? कि जैसे मेरे को लोन लेना है, मेरा समझ लो सैलरी है ₹1,00,000, तो मेरा कितना लोन बैठेगा, इसका कुछ ओके, तो देखिए ₹1,00,000 है ना, तो उसमें आइडली 75,000 रुपीज़ आप EMI देंगे। अगर और कोई लोन नहीं चालू है तो 75,000 रुपीज़ तक की EMI तक आप लोन बैंक्स देते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू 50,000, क्योंकि आपके आने वाले जो एक्सपेंसेस है वो आपको नहीं पता है कि आपका सैलरी क्या ग्रो करेगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि कुछ एयरलाइंस बीच में शट डाउन हो गए, है ना, और वहाँ पे उनके जो टॉप लाइन पायलट्स थे या फिर उनके क्रू मेंबर्स थे, उनके सैलरीज काफ़ी अच्छे थे और उन्होंने उनके लाइफस्टाइल उसी लेवल पे ऊपर लेके गए। और जहाँ पे जॉब वहाँ पे गया, उनके बाद में उनके पास में ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स है जहाँ पे उन्होंने शायद सुसाइड भी कमिट किया है, क्योंकि उनके पास में वो मोमेंटम नहीं आया, वो जॉब उस लेवल का वापस नहीं मिला उनको। तो फ्यूचर, इट इज़ ऑलवेज सेड कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप अपने आप को अभी रिस्ट्रिक्ट करो तो आपको आगे जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हेल्पफुल होगा। हो सकता है थोड़ा शायद आपको आज 2-3 किलोमीटर दूर जाके प्रॉपर्टी खरीदना पड़े, बट दैट्स फेयरली ओके। ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि अगर एलिजिबिलिटी ₹1,00,000 पे 75 लाख का बैठ रहा है, फिर भी 40 लाख 50 लाख के आसपास ही लोन लेना चाहिए। 60-70 लाख रुपीस आप लेंगे तो उसका EMI 50,000 के करीब आएगा। और इसमें कुछ फीस वगैरह भी लगती है ना, जैसे मेरे को लोन लेना है उसमें मेरे को EMI भी भरना है, ऊपर से लोगों को फीस भी देना पड़ता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी का फीस और भी बहुत सारे फीस होती है बैंक में। So, कुछ फीस में आपको जो मेरे अपफ्रंट नॉलेज में है मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक होता है। सबसे पहले जब हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन फ़ी। तो कहीं पे 1,000 रुपया होती है, कहीं पे 500 रुपया होती है, कहीं पे 11,000 होती है। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बैंक में अप्लाई कर रहे हो और उस टाइम पे स्कीम क्या चल रहा है। सो एप्लीकेशन फ़ी है कि आपने जो प्रोसेस के लिए डाला है वो एटलीस्ट वो लोग चेक करें तो आपका नुकसान कम हो। नाउ दिस एप्लीकेशन फ़ी इज़ पार्ट ऑफ प्रोसेसिंग फ़ी। तो आपको मान लीजिए कि कल उठ के 11,000 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगने वाली है और आपने अभी 1,000 रुपया लॉगिन फ़ी दी है या एप्लीकेशन फ़ी दी है, तो वो 11,000 में से ही ये 1,000 कंसिडर कर लिया जाएगा कि आपने उसको अपफ्रंट पेमेंट किया है। तो बाकी का बाद में अगर आपका हो जाता है सारा प्रोसेस तो आपको रिमेनिंग 10,000 ही देना है। तो ये हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद में जब आपकी सैंक्शन होती है, यू गो विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपकी प्रॉपर्टी का। एक बार प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आप डिसबर्समेंट के लिए डॉक्यूमेंट्स आता है जिसे हम कहते हैं लीगल और वैल्यूएशन के लिए आप पुट अप करते हो। तो लीगल जनरली 2 तरह के होते हैं, एक बैंक का इन हाउस भी होता है और एक एक्सटर्नल भी होता है। जो कि बैंक खुद से करता है और आउटसोर्स भी कराता है, तो बैंक उनका एक फिक्स चार्ज लेता है जिसमें लीगल होता है, जो 3,000 से लेके 5,000 रुपये तक होता है। और दूसरा होता है वैल्यूएशन चार्ज। वो किसी वेंडर को आपका अगर यदि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है या रेडी प्रॉपर्टी है तो एक फिक्स नॉर्म रखा है उन्होंने कि 1,500 से 2,000 या 3,000 रुपये तक के वो वैल्यूएशन लेंगे, ताकि वो पर्सन आपकी साइट पे रेगुलरली जाके साइट के अपडेट्स ले कि आपकी साइट सही से कंस्ट्रक्शन हो रही है कि नहीं, या डेवलपर आपसे अलग से एडिशनल कुछ चार्जेस मांग रहा है कि नहीं। तो वो वैल्यूएशन रिपोर्ट के बेसिस के लिए होता है। तो एक वो हो गया।
एक बार ये लीगल और वैल्यूएशन क्लियर होता है तो फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट डिसबर्समेंट के लिए। यहाँ से लीगल वैल्यूएशन आने के बाद आपका डिसबर्समेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो डॉक्यूमेंटेशन चार्ज डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, वो 1000 रुपीज़ से लेके तो 5000 रुपीज़ की रेंज में लगता है, जहाँ पे फ्रैंकिंग, नोटरी वगैरह सब करवाना पड़ता है। कुछ एडिशनल आपका नेम मिसमैच वगैरह है, तो ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें होती है, एड्रेस मिसमैच वगैरह का। तो ये उसमें डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेस होता है। इसके बाद आता है गवर्नमेंट का फिक्स कॉस्ट, वो है 0.3% स्टैम्प ड्यूटी। आप चाहे 10 लाख की प्रॉपर्टी का लोन लीजिए या 1 करोड़ का लीजिए या 50 करोड़ का लीजिए, आपको 0.30 पैसे आपको देना है। यानी 1 करोड़ के ऊपर आप 30,000 देना है, 50 लाख के ऊपर 15,000 देना है, अगर 5 करोड़ रुपया है तो आपको 1.5 लाख रुपया देना है। तो ये हो गया फिक्स कॉस्ट। तो ये गवर्नमेंट की तरफ जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन प्रोविजन ही है। हर एक बैंक अपना अपना ऑनलाइन आपको एक लिंक शेयर करेगा, वो लिंक पे जाके आपको उनको पेमेंट करना है। उसके बाद में होता है इसका रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जैसे प्रॉपर्टी रजिस्टर करते हो तब जाके वो आपके नाम पे होती है। तो इन बिटवीन ये जब आप लोन प्रोसेस करते हो तो ये आप बैंक को हैंड ओवर कर रहे हो प्रॉपर्टी, लेकिन बैंक आपको उतना, गवर्नमेंट कहता है कि आपको इतना वापस से 5-6% स्टैम्प ड्यूटी भरने का जरूरत नहीं, आप नॉमिनल सा मॉर्गेज चार्ज पे करिए 15,000 रुपीज़ का, वो हम आपको उसके बेसिस पे उसको मार्क कर देंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है ये बैंक के नाम पे है। तो स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे प्रॉपर्टी में होता है वैसे लोन एग्रीमेंट में भी होता है, एंड दिस इज मैंडेटरी बाय लॉ। तो ये स्टैंडर्ड मतलब सब बैंक्स में ये लगता है मतलब ऐसा हो सकता है बहुत सारे टाइम आपको लोग नहीं बताए, है ना, क्योंकि इनिशियल टाइम में क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट करना होता है तो बोल देते हैं कि जगदीश जी आपसे सिर्फ 11,000 का आपको प्रोसेसिंग फी लगेगा। लेकिन अगर आप उसको ठीक से पूछेंगे या आप उसे लिखित में मांगेंगे कि क्या इसके अलावा और कोई चार्जेस नहीं लगेगा और क्या आप मुझे लिखित में दे सकते हो, और अगर लगा तो वो सब आप बेयर करोगे, तो वो तुरंत ही आपको ये सारे चार्जेस आपको लिखवा देगा। सो यू मेक श्योर कि आप जब भी किसी से बात करते हो लोन लेने के लिए और वो आपको कुछ चार्जेस ही बताता है तो आप उनको पूछे कि इसके अलावा आप उनको कुछ नहीं देंगे, अगर आया तो वो आपको ये सारे डिटेल्स आपको देगा। सो ये जनरल परसेप्शन है, लोग क्या एक दूसरे से बिजनेस छीनने के चक्कर में या फिर रॉन्ग प्रैक्टिसेस करने के चक्कर में ये सब करते हैं, बट इट इज़ नॉट एथिकल। राइट, मतलब 1 करोड़ का अगर किसी को लोन लेना है तो लगभग 1-1.5 लाख रुपया उसको स्टार्टिंग में ही फीस के नाम पे देना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपया नहीं बोल सकता, मोटा मोटा 70-80 हज़ार तो हो ही जाता है। एब्सोल्युटली। तो 70-80 हज़ार रुपये के करीब उनको कॉस्ट आनी ही है। यदि लोन छोटा है तो वो आपके लिए शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि 15,000 रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, आप चाहे 1 करोड़ का प्रॉपर्टी ले, चाहे 30 लाख का ले या 50 लाख का ले, 15,000 कॉस्ट फिक्स है। तो आप अगर मान लीजिए 30 लाख की लोन ले रहे हो तो वो आपके लिए 0.5% वहीं पे हो गया, प्लस आपका स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, प्रोसेसिंग फी फिक्स कॉस्ट है, लीगल वैल्यूएशन फिक्स कॉस्ट है। तो आपके लिए वो शायद 30 लाख की लोन जो है वो आपको 45-50 हज़ार रुपये आपको खर्चा आ सकता है, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट ज़्यादा है। तो अगर लोन बड़ा है तो फिर वो एवरेज आउट हो जाता है, एक्चुअल कम हो जाती है कॉस्ट। ओके, अभी क्योंकि रिसेंटली एक मेरे क्लाइंट ने लोन लिया था, उसने लाइफ में फर्स्ट टाइम लोन लिया, वो था 50 इयर्स की उनकी एज हो गई थी, 1 करोड़ 80 लाख की कुछ प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, 1.30 उन्होंने जेब से दिया, ऊपर का 50 लाख के लिए लोन लेना था। तो बहुत सारे बैंक्स में ट्राई किया तो कहीं से हो नहीं रहा था बिकॉज ऑफ एज क्राइटेरिया कि 60 इयर्स तक ही लोन मिल सकता है वैसा। तो 2-3 बैंक्स में ट्राई किया लेकिन कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर एक जगह पे हुआ, कहीं कहाँ से तो भी सेटिंग जुगाड़ लगा के एक कोई तो भी बैंक से हुआ 50 लाख का लोन। लेकिन वो लोन का प्रोसेस जब उसने स्टार्ट किया और जब तक डिसबर्समेंट हुआ उसके बीच में वो इतना परेशान हो गया कि उसने बोला कि मेरे को लोन ही नहीं चाहिए और मेरे को प्रॉपर्टी भी कैंसिल कर दो, मेरे को घर ही नहीं लेना है। मतलब इतना तकलीफ हुआ उसको कि हर बात में ये डॉक्यूमेंट भेजो, फिर ये नया फीस है, फिर ये जेरोक्स दो, वो जेरोक्स दो। वो बैंकर ने परेशान ही कर दिया था उसको। तो ऐसा मोस्टली सब केसेस में होता है या फिर फर्स्ट टाइम जो लोन लेता है उसी के साथ होता है? नॉट नेसेसरी, आप किसके साथ डील कर रहे हो और वो इंडस्ट्री में कितना एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी इम्पैक्ट आता है, या उससे आपको प्रोसेस ईजी करने में काफ़ी हेल्प होता है। दूसरा और एक तरीका ये हो सकता है कि आप, जैसे मैंने इनिशियल में पूछा कि आप उनको पहले ही एलिजिबिलिटी पूछो, तो आपकी एज मालूम है उसको, आपकी इनकम मालूम है, कोई बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए। तो आप जब ये प्रोसेस करते हो ना तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदे के पास में या जिस पर्सन के पास में आप ये अप्लाई कर रहे हो उसके पास वो सर्विस दे पाएगा कि नहीं, वो हमारा लोन प्रोसेस कर पाएगा कि नहीं। क्योंकि अगर उसको 2-4 बैंक से पूछ के बात करना पड़ रहा है, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू स्ट्रगल, है ना, साथ में आप भी करोगे।
तो इसीलिए आप डॉक्यूमेंट्स, अपना जो इनकम का डॉक्यूमेंट्स है फाइनेंशियल, अमिताभ बच्चन काफ़ी बार बात करते हैं आरबीआई के, जानकार बनिए, सतर्क बनिए, काफ़ी सारे कैंपेन्स करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट शेयरिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दैट प्रोसेस कि आप अननेसेसरी डॉक्यूमेंट सब जगह पे सर्कुलेट मत करिए। आप शायद, हमें नहीं पता है कि कौन उसका यूज़ और कौन मिसयूज़ करने वाला है। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप फर्स्ट लेवल पे एलिजिबिलिटी चेक करिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी सेफ रहे, आपका डेटा, प्लस आपको ये पता चले कि आप जिससे लोन खरीद रहे हो वो क्या आपको वो लोन एक्चुअल में दिला सकता है कि नहीं। राइट। और बहुत सारे टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, जैसे एनबीएफसी हो गया, प्राइवेट बैंक्स हो गए, गवर्नमेंट बैंक हो गए, तो कौन से बैंक से लोन लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको एक आइडियली बताता हूँ क्या होता है। एक होता है मल्टीनेशनल बैंक, तो आपने आईसीआईसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईडीएफसी हो गया, तो ये सब मल्टीनेशनल बैंक है, तो ये प्राइवेट ओनर्स के हाथ में है। दूसरा होता है नेशनलाइज बैंक, जिसमें गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल है, अनलाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक हो गया, है ना, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, तो कोई ना कोई गवर्नमेंट उसके अंदर में इन्वॉल्व है, तो वो हो गए सारे नेशनलाइज बैंक। तीसरा हो गया एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग। ये लोग, इनका प्राइमरी बिजनेस बैंकिंग नहीं है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंस करना है। और फोर्थ हो गया कोऑपरेटिव बैंक्स या शेड्यूल बैंक्स, तो उनके पास भी कुछ लेवल तक के पावर्स है, वहाँ पे वो लोकल लेवल पे दे सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर का रिलेशनशिप है वगैरह। तो हर एक कस्टमर, हमारे यहाँ पे एक नया कस्टमर होता है, वो एक नया एक्सपीरियंस लेके आता है, लेकिन मोटा मोटी 95% हमें पता होता है कि ये इसी रोड से हमको दिल्ली जाना है, तो ये हमको पता है। हो सकता है कि कहीं पे डाइवर्जन है, वो उस टाइम पे पता चले। तो ऐसा बहुत रेयर चांसेस होता है कि जिससे आप, जो एक्सपर्ट है, जो इस फील्ड में 5 साल या 10 साल से है, उन्हें ये नॉर्मली पता होता है कि आपसे डिस्कशन करना है कि आपका प्रोफाइल का केस जो है वो कहाँ पे फिट होगा, कौन से बैंक में बैठेगा करके। तो जब तक वो आपका काम हो रहा है, सो एवरीथिंग इज गुड। अगर आपका काम नेशनलाइज बैंक में नहीं हो रहा है तो, बट ऑब्वियसली और मल्टीनेशनल में हो रहा है, तो उनको नेशनलाइज बैंक नहीं लेके आपको मल्टीनेशनल की तरफ आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा, या फिर कोऑपरेटिव की तरफ, या फिर एनबीएफसी की तरफ। तो आपका काम कहाँ पे हो रहा है, इट इज द कंसल्टेंट, ही इज द बेस्ट जज टू से कि आपका कहाँ पे हो रहा है। ओके, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट सब बैंक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है? ये बहुत ट्रिकी है, और मैं इसके ऊपर और इसके काउंटर और एक आंसर भी दूंगा मैं आपको, कि नॉर्मली क्या होता है कि हर एक बैंक के अंदर में रेट्स 15, 20, 30 पैसे तक के डिफरेंस होते हैं। तो कोई शायद 8.35 दे रहा है, तो दूसरा 8.7, 8.8 दे रहा है, तो ये रेंज इतना मॉडरेट है। हर साल अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये एक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है बैंक्स के लिए। और यदि आपने लोन, समझो शायद गलती से आपका ऐसा हुआ रहेगा, आपके प्रोफाइल में कुछ कॉल हुआ होगा, या कुछ 1 ही साल का आईटीआर है वगैरह, या आपका बिजनेस टेबल सामने बैंक नहीं समझ रहा है, तो उन्होंने शायद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी ज़्यादा दिया है, लेकिन आपके पास में ये मौका है कि आप अक्टूबर से मार्च के बीच में उसी बैंक को आप वापस से अप्रोच करिए, उनको बोलिए कि मार्केट में ये रेट चल रहा है, आपको वो रेट कम करके दे। तो बैंक एक नॉमिनल सा चार्ज 1000 से 5000 रुपीज़ के बीच में कुछ चार्ज लगा के आपको वो रेट के आसपास में वो दिला सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि एक स्टेडी कस्टमर वो उनके बैंक से जाके दूसरी बैंक में चला जाए, है ना, क्योंकि उन्होंने सोर्सिंग में बहुत मेहनत किया है, तो वो लोग लॉस नहीं चाहेंगे, तो वो आपको रिटेन करने का कोशिश करेंगे। सो दे विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट रेट, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो आपको मार्केट के रेट मैच कर देते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोलेंगे मुझे वहाँ पे 8.75 मिल रहा है, तो वो लोग वही सेम फिगर मैच कर देंगे, तो वो मैच कर देंगे। तो ये हर साल होता है। तो यदि आपने ऐसे कोई साइकिल में आप अटक गए, आपने समझ लीजिए कि इसी साल में जैन में लोन लिया था शायद 9.5 से, है ना, और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, लेकिन आपकी समस्या उस समय की अलग थी, आपको ज़रूरत थी, तो आपने 9.5 के लिए आपने अग्री किया। आज मार्केट के अंदर आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है या आपके बिजनेस की स्टेबिलिटी है, तो आप अभी सोच रहे हो कि आपको मार्केट में कम मिलना चाहिए, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज अप्रोच योर ओन बैंक जहाँ पे आपकी लोन चल रही है, एंड टेल देम कि मुझे मार्केट में ये मिल रहा है, तो आप देते हो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, मैं आपके साथ रहना पसंद करूँगा, यदि नहीं देते हो तो मुझे कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। तो बैंक नॉर्मली वो कर देता है। अननेसेसरी आप बैलेंस ट्रांसफ़र की प्रोसेस में आप नहीं जाइएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत टीडियस होता है बैलेंस ट्रांसफ़र का, आपके लिए भी पेनफुल होता है, बैंकर के लिए भी पेनफुल होता है, और कंसल्टेंट के लिए भी पेनफुल होता है। सो इट इज़ एडवाइस कि आप बैलेंस ट्रांसफ़र नहीं करें। ओके,
लेकिन उसमें तो ऐसा हो गया ना कि अभी मेरा लोन बैठ नहीं रहा था, जैसे मेरे वो क्लाइंट के केस में उसका लोन कहीं से बैठ नहीं रहा था, उसने एक एक्स बैंक से लिया, बैंक का नाम नहीं लेता, उसने एक एक्स बैंक से कुछ तो भी करके वहां से लोन करा लिया। अभी 2 साल बाद उसका कंडीशन तो सेम है, फाइनेंशियल सिचुएशन भी सेम है, जो पेपर में कल दिख रहा तो आज भी दिख रहा है, लेकिन वो लोन ट्रांसफर 2 साल बाद भी नहीं करा पाएगा ना, कि करा पाएगा, क्योंकि बैंक यही देखेगा कि इसने ऑलरेडी किसी ने तो लोन दिया हुआ है कि अभी मैं भी दे सकता हूँ, वैसा दिखता है। तो इसमें क्या होता है ना कि बैंक आपका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहा है। तो यदि आपके 2 साल में कोई भी बाउंसेस नहीं है, आप रेगुलरली अगर ईएमआई पे कर रहे हो, तो सारे बैंक्स उसको आपको विलिंगली आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये अच्छा बच्चा है, ये गुड नोट्स में है, तो ये वो भी आपको अडॉप्ट करने के लिए रेडी है। लेकिन अनलाइक पहले मैंने बताया कि आप ट्राई करेगा उसी बैंक के अंदर में कम करने के लिए अप्रोच, तो वो वहाँ पे हो जाता है, तो नथिंग लाइक इट, आपका कम खर्चे में, कम प्रेशर में, कम हेडेक में काम हो जाएगा। अदरवाइज यू हैव दिस ऑप्शन कि आप 2 साल के बाद में आप ट्रांसफर कर सकते हो, इन सम बैंक्स 1 साल के बाद भी कर सकते हो विद लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, और ये रेपो रेट क्या होता है सर? सो रेपो रेट इज समथिंग जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, या गवर्नमेंट आप एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बैंक्स और एनबीएफसी को उस रेट पे पैसा देता है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। फिर उसके ऊपर बैंक जो है अपना मार्जिन ऐड करता है, जिसमें उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस, एजेंट्स के कमीशन, उनका डे टू डे जो भी खर्चा होता है, एंड प्लस देयर अर्निंग्स या रिस्क, उसमें से अगर उन्होंने देखा है कि एनपीए कितना परसेंटेज जा रहा है तो उसकी भी एक प्रोविजनिंग होती है। तो ये सारी कॉस्ट मिला के वो अपनी एक मार्जिन फिक्स करते हैं। तो बैंक अगर स्ट्रिंजेंट होगा तो उसका मार्जिन कम होगा, तो आपके लिए वो बेनिफिट है ना, क्योंकि वो पहले से डॉक्यूमेंट्स चेक करके ले रहा है और यानी फिल्टर करके लेता है। तो अच्छा कस्टमर का बैंक है तो उनको उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। अगर उन्होंने आड़े-धड़ लोन दे ही दिए सबको, है ना, पास्ट में कुछ बैंक से जो बंद हो गए, तो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने आए दिन जिसको लोन चाहिए उनको दे दिया, तो पोर्टफोलियो क्या होता है कि हर एक के भरने की कैपेसिटी नहीं है। कमिंग बैक टू सेम पॉइंट पहले कि आप ट्राई करिएगा 50% से ज़्यादा आप लोन खुद ही ना ले, तो बैंक्स तो देने के लिए रेडी है, आप ना ले तो बेटर है। तो आप जब ओवरबोर्ड जाते हो और सिचुएशन में अटकते हो, फिर वो एनपीए, तो उसके कैलकुलेशंस भी बैंक रिजर्व रखता है मार्जिन। ओके, अभी ऑनगोइंग रेपो रेट क्या चलता रहेगा सर? 6.5 है अभी, तो बैंक ने अभी रिसेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें 6.5 उसको स्टडी रखा है। दिस इज द 9th टाइम इन अ रो, तो 9 महीने से सेम रेपो रेट चल रहा है। ये हर साल चेंज होता है रेपो? एवरी मंथ एवरी मंथ चेंज होता है। ओके, तो इसमें क्या पॉइंट में चेंजेस होते रहेंगे? जी, इसमें हो सकता है 10 पैसा भी हो सकता है 25 पैसा भी हो, है ना। और बैंक गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि मार्केट में शायद इकोनॉमी में स्ट्रेन फील हो रहा है या प्रेशर फील हो रहा है, तो इकोनॉमी को ईज करने के लिए, पैसे को सर्कुलेट करने के लिए वो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20-25 पैसा 50 पैसे तक भी नीचे ला सकती है। सर, ये रेपो रेट जो ओवरऑल अपना इंटरेस्ट रेट रहता है, जैसे आपने बोला रेपो रेट ऊपर नीचे होता है, अभी किसी का लोन चल रहा है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का एग्जांपल ले, बिकॉज वो इजी पड़ता है कैलकुलेशन के लिए। ऐसे किसी का 1 करोड़ का इंटरेस्ट लोन चल रहा है और रेपो रेट समझो बढ़ गया, तो बैंक क्या मुझे बताएगा कि आपका रेपो रेट बढ़ गया है, अभी आपको नेक्स्ट मंथ से ईएमआई ज़्यादा देना पड़ेगा या फिर आपका टेन्योर बढ़ जाएगा? यस, बैंक की तरफ से आपको एक ईमेल या फिर आपको एक एसएमएस आता ज़रूर है। आजकल बात ऐसा है कि लोग एसएमएस पढ़ते नहीं है, बट नोटिफिकेशन आता ही है आपको। तो उसमें 10 पैसा या 5 पैसा बढ़ने से बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आ जाता है सर। जैसे 1 करोड़ का लोन है और वो 20 साल के टेन्योर में है, तो उसमें अगर 5 पैसा भी बढ़ता है और 10 पैसा भी बढ़ता है तो उसमें लाखों रुपए बढ़ जाते हैं। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि लोन कैसे काम करता है। कि लोन में एक होता है कि आप जितना ज़्यादा टेन्योर लेंगे उतना इंटरेस्ट कंपोनेंट आप पहले पे करते हो। तो फॉर एग्जांपल, यदि आपने 1 करोड़ की लोन ली है और उसकी ईएमआई 80,000 है, तो आप फर्स्ट ईयर में पकड़ के चल लीजिए कि 95% यानी 80,000 का 95% अगर मैं निकालता हूँ या 5%, तो 4,000 रुपया सिर्फ आपका प्रिंसिपल में जाएगा या 5,000 प्रिंसिपल अमाउंट में जाएगा। बाकी का 75,000 आपका सिर्फ इंटरेस्ट में जा रहा है। अगर ये आपका रेपो रेट बढ़ता है तो आपका ये जो 5,000 रुपया जा रहा था वो शायद 4,000 ही हो और 96,000 रुपीज़ इंटरेस्ट जाएगा। और बढ़ता है तो मान लीजिए 3,000 रुपया ही आपका प्रिंसिपल जाएगा, 97,000 इंटरेस्ट। अच्छा, जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मेरा ये है प्रिंसिपल कम डिडक्ट होगा, क्योंकि ईयर्स बढ़ रहे हैं। जितने लंबे ज़्यादा साल के लिए आप लेंगे उतना इंटरेस्ट का लॉस होता है। तो आप बने उतना कम साल के लीजिए लोन, तो आपके लिए ईजी है। कम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है मोर और लेस सिमिलर लाइन पे अगर जाता है फिर उसमें। इसका ही मेरा एक एग्जांपल है खुद का कि मैंने आज से लगभग 10 साल पहले एक प्रॉपर्टी ली थी विरार में। जब मैंने जस्ट काम करना स्टार्ट किया था, तो कुछ सैलरी थी 23,000 और हमने फ्लैट लिया था 25 लाख का, तो 12.5 लाख दे दिए और 12.5 लाख का लोन करके लिया मैंने।
अभी 12.5 लाख का लोन हो गया, उसका EMI लगभग 12,000 आ रहा था, डॉक्यूमेंटेशन पहले से ही वीक था, तो फिर कोई बैंक से हो नहीं रहा था, तो कहीं से तो हुआ, तो उसने इंटरेस्ट रेट 9% लगा दिया वो टाइम पे भी। वो टाइम पे तो चलो 7, 7.5, 8% था, लेकिन मेरे को 9% पे लेना पड़ा और मेरे पास कुछ ऑप्शन भी नहीं था। द रीज़न बिकॉज ऑप्शन नहीं था, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी पहले फाइनलाइज कर ली, लोन बाद में देखने के लिए गए, जो कि गलत है। लोन पहले देख लेना चाहिए इंसान ने और बाद में प्रॉपर्टी लेना चाहिए। अभी जो हो गया वो हो गया, 12.5 लाख हमने दे दिया, फिर हमने लोन लिया, लोन हो नहीं रहा था, कैसा कैसा करके लोन बिठाया 9% पे, तो 12,500 EMI, 12 12,500 कुछ तो भी EMI था। 1 साल लोन भरा, 2 साल लोन भरा, 3 साल, 4 साल। अभी वो टाइम पे तो मैं यंग था बहुत, तो सैलरी से ज़्यादा तो मेरे खर्चे थे, तो 23,000 में तो वैसे भी कुछ बचता नहीं था, पहले भी नहीं बचता था, ऊपर से लोन ले लिया वो बात अलग। फिर 4 साल धीरे धीरे करके मैंने EMI भरा, तो 4 साल दुनी, अभी 12,000 दुनी 4 50,000 रुपये आप साल का पर रहे थे मोटा मोटी, 4 साल में आपने नहीं, मोटा मोटा 12,000 इंटू ये 4 साल का पकड़े गए तो लगभग 1.5 लाख रुपए इंटू 5 लाख रुपया हो गया। 5 लाख रुपए जी, 5 लाख की 6 लाख हो गया मोटा, 5 5.5 लाख 5 लाख रुपया हो गया। तो फिर 3 साल बाद जॉब छोड़ा, फिर खुद का काम चालू किया, तो एज अ रियल एस्टेट एजेंट ही काम किया था। तो फिर कहीं से 5 लाख रुपया मेरे को कमीशन मिला, तो मैं सोचा कि 5 लाख रुपया तो अभी अपन ने भर दिया है। मैं कैलकुलेशन किया, वो टाइम पे इतना आइडिया नहीं था लोन कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसा कैलकुलेशन होता है, तो मैं बोला 5 लाख रुपया, मैंने गणित किया तो मोटा मोटा दिख रहा था 5 लाख रुपया तो मैंने भर दिया। अभी 12 12.5 लाख में से 5 लाख भर दिया तो कितना बचा, 7 लाख रुपया बचा। 7 लाख में से अभी मेरे को देना है, मतलब 7 लाख ही देना है अभी खाली मेरे को बैंक को। तो फिर मैं गया बैंक के पास में, मैं बोला कि ये 5 लाख का पेमेंट है, इसमें से माइनस करके फिर मेरा खाली 2 लाख रुपया बचेगा। तो उन्होंने स्टेटमेंट वगैरह निकाला, स्टेटमेंट निकालने के बाद में मालूम पड़ा कि अभी तक मेरा खाली 40-45,000 माइनस हुआ है, बाकी सब मेरा इंटरेस्ट ही लगा है अभी तक। जो भी मैंने 5-6 लाख रुपया भरा था उसमें 5-5.5 लाख का तो उन्होंने इंटरेस्ट ही लगाया था, खाली 50,000 रुपये या 40,000 रुपये मेरा ये माइनस किया था। वो तो चलो माइनस किया ही किया, लेकिन उसके ऊपर मेरे को जो पेनल्टी मारे वो अलग, पेनल्टी मारे, फिर जो 40-50 रुपये कम हुआ वो अलग, और तीसरा मेरे को तकलीफ दी उन लोग ने वो अलग। जब भी बाउंस होता था डेली फ़ोन कर करके परेशान करते थे, हर 1 महीने में नहीं भरा तो दूसरे महीने परेशान करते थे, मतलब ऐसा सीन रहता है। तो जो एक न्यू होम बायर रहता है तो उसको ये लोन का कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता है। देखिए मैंने अभी बताया आपको कि बने उतना आप टेन्योर, 2 चीज़ आप खास ध्यान रखिए कि आप 50% से ज़्यादा आप ओवरबोर्ड मत जाइए आपकी इनकम का, है ना, अनलेस कि आपको मालूम है कि आपकी इनकम रॉकेट्स खाया होने वाली है ना। तो एक वो ऑप्शन है, इट्स लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, आप अगर रेडी नहीं हो तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। सेकंड है कि आप पहले सेविंग्स को आप इंटेक करिए, और सेविंग्स इतना करिए कि आपको अदर लोन्स की ज़रूरत नहीं पड़े लेने की, तो या फिर आपको डाउन पेमेंट के लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो वो पैसे के ऊपर इंटरेस्ट आपको फ्यूचर में नहीं लगेगा, और प्लस आप जो सेविंग करें उसके ऊपर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ मिलेगा। तो नंबर 2 वो हो गया। और नंबर 3 है कि आप टेन्योर को रिस्ट्रिक्ट करिए। अगर आइडल टेन्योर इज 10 ईयर्स, नहीं ले सकते आप 15 ईयर्स के अंदर में आप रिस्ट्रिक्ट करें कि 15 साल के अंदर आप लोन पे कर देंगे, ताकि कभी ये रेपो रेट अगर बढ़ता है तो आपकी जो EMIs है वो एकदम ज़्यादा शूट नहीं हो जाएगी, या फिर आप उसको फिर भी 20 साल के अंदर कवर कर पाओगे। तो ये एक 3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने जैसी है। आपने एक पॉइंट कहा कि बाउंसेस हुए, चार्जेस लगे, तो बट ऑब्वियस है कि बैंक आपको वो पहले ही इंटीमेट करता है जब आपका लोन डॉक्यूमेंट साइन होता है उसमें कि आपके बाउंस चार्जेस ये होंगे, उसके ऊपर पेनल्टीज ये होगा या एडिशनल इंटरेस्ट ये होगा। तो हमें वो डॉक्यूमेंट गो थ्रू करना है जब हम साइन कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास में कोई चॉइस नहीं होता है रादर देन टू एक्सेप्ट, है ना। लेकिन एक ये है कि आपको पता है ये कि ये होने वाला है, तो आप जनरली अवॉइड करोगे कि मेरा EMI बाउंस नहीं हो। 4th हो गया पॉइंट, आपने बोला कि बहुत फ़ोन आते थे, तो जगदीश जी एकदम सिंपल सा बात है, मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ, ठीक है, और आप समझो कि 1 साल भर से आपने 1 साल का कमिटमेंट लिया था, 1 साल में आप मुझे लौटाने वाले थे। अब आपने फ़ोन उठाना मेरा बंद कर दिया, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट थिंग आई विल डू? मैं आपके घर आऊँगा, है ना। तो मैं जैसे आपके घर आऊँगा, मैं तो एज अ फ्रेंड हूँ या तो आप शायद मेरे ऊपर कुछ आप अटैक नहीं करें या कुछ लीगल एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन बैंक भी तो एक इंडिविजुअल का ही है ना। उन्होंने भी आज कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया तो वो खुद ओनर डायरेक्ट आपके पास में रिकवरी के लिए नहीं आ सकता है, इसीलिए वो आपको अरेंज करता है किसी और थर्ड पर्सन को या एजेंसी को कि वो आपके घर पे आए, पता लगाए कि ये पैसा रिकवरी हो सकता है कि नहीं। बराबर। तो आपको ये समझना होगा पैसा किसी का भी हो, बैंक बहुत बड़ा है यानी वो मिसयूज करने के लिए पैसा आपको नहीं दे रहा है
है ना। तो ये एक आपको यानी इवन कस्टमर्स हो गए या जो भी है मार्केट में हम लोग देखते हैं, तो ये मुद्रा लोन जब आया था तो देखा था ये बहुत सारा कंसेप्ट निकला कि अरे 5 लाख रुपया ले लो ना, फिर देने का नहीं देने का किसको मालूम है। तो ये समझना पड़ेगा कि वो डेंट उनकी पॉकेट पे है और वो अल्टीमेटली वो डेवलपमेंट में हिट करता है। तब से मैंने सोचा कि तब से तो आज तक मैंने कभी लोन नहीं लिया, फ़ोन लिया, गाड़ी लिया, सब कुछ, भले से सेकेंड हैंड गाड़ी लिया, वो परवड़ा मेरे को, लेकिन लोन उसके बाद में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं लिया। मैंने लोन का ऐसा सोचा है मैंने कि लोन मैं तभी लूँगा जब ये अकाउंट से डेबिट हो जाए तो फ़र्क भी ना पड़े और पता भी ना चले, लोन तभी लूँगा, नहीं तो लोन ही नहीं लूँगा। हर महीना लोन के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उससे अच्छा तो ना लो, ज़्यादा बेटर है। एब्सोल्यूट। सर ये सिबिल स्कोर क्या होता है? सिबिल स्कोर नॉर्मली क्या होता है, एक पैरामीटर होता है आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को लेके, यानी कि आप लोगों के पैसे को कैसे हैंडल करते हो या आप उसको देने की आप नियत रखते हो या नहीं रखते हो, आप क्या उसको टाइमली दे रहे हो या फिर आपने वो ले लिया है जब आपको मिल रहा था सारी चीज़ें, है ना, तो मिल रहा है तो इसलिए ले लो जहाँ से भी मिल रहा है और फिर आपको देने के लिए चैलेंज है। तो ये आपका फाइनेंशियल बिहेवियर देखता है। और सिबिल इज ट्रांसयूनियन सिबिल एक वन ऑफ द कंपनी है जो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर है, लेकिन बैंक्स उसके अलावा भी 3-4 अलग अलग कंपनीज है जिनके सिबिल्स क्रॉस चेक करती है, क्योंकि हर एक के पैरामीटर्स अलग हैं। तो उनके पैरामीटर्स अगर उनके लगता है कि सही उसी फ्लो में है तो आपको अगर अच्छे आपके बिहेवियर है कस्टमर को लेके या पेमेंट को रीपेमेंट के लिए, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपको लोन दे सकते हैं, आपके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। ये इनडायरेक्टली उसका मीनिंग है ना। यदि आपने अगर उसको मिस हैंडल किया है, आपने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, एक आध बार आपका बैंक समझ सकता है कि आपको नहीं पता था ड्यू डेट, तो आपने स्किप कर दिया, है ना, या फिर आपके पास जेन्युइनली उस टाइम पे उस समय प्रॉब्लम थी तो आपने शायद पर्सनल लोन का ईएमआई या क्रेडिट कार्ड का नहीं पे किया या किसी ईएमआई को। लेकिन जब आप ये फ्रीक्वेंट आपका बिहेवियर बनता है कि आप हर 2-4 महीने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, हर 2-4 महीने में डिफ़ॉल्ट कर रहे हो, तो ये दिखता है कि इसके पास में पैसा देने के लिए नहीं होता, इसको जब मिल रहा था इन्होंने ले लिया जितना लेना था, लेकिन ये रीपेमेंट के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये आपका एक बिहेवियर पैटर्न बन जाता है। तो बैंक वो बिहेवियर पैटर्न ऑब्जर्व करता है। सिबिल स्कोर इज वन ऑफ द एस्पेक्ट। हो सकता है किसी का 720 का 750 का सिबिल हो, वो लोन के लिए एलिजिबल हो, लेकिन फिर भी बैंक उसको डिनाई कर सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट बिहेवियर, कि वो पैटर्न जो है कि वो कितने बार डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो पैटर्न के बेसिस पे वो स्टिल लोन सिबिल डिक्लेयर स्कोर एक कंपनी है जिसको बैंक डेटा प्रोवाइड करता है, मंथली जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका बैंक अपना डेटा सिबिल कंपनी को प्रोवाइड इन लाइन विद गवर्नमेंट अप्रूवल्स। जो भी ये सिविल के रिपोर्ट्स, सिविल इज एक मैं आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज इस तरह के जो फाइनेंशियल बिहेवियर जो ट्रैक करती है कंपनीज, वो विद गवर्नमेंट अप्रूवल्स और बैंक के साथ में एसोसिएट करके विद ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट करने के बाद ही वो लोग जनरेट कर पाते हैं। सो हमारा डेटा अदरवाइज उनके पास वैसे सेफ होता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर ऑलमोस्ट सिमिलर है या दोनों अलग-अलग है? बोलने का तरीका अलग अलग है। ओके, है दोनों सेम ही है चीज, लेकिन सिबिल स्कोर जैसे मैंने बताया या क्रेडिट स्कोर है, दैट इज नॉट द पैरामीटर कि आपका 750 है तो बहुत अच्छा है। हो सकता है आपने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा किया है, लेकिन आपकी बिहेवियर पैटर्न आपकी बताती है कि आप क्या सोचते हैं लोगों के पैसे को लेके, आप कैसे उसको यूटिलाइज करते हो या उसका रीपेमेंट कैसे करते हो। तो सिबिल स्कोर जैसे क्रेडिट स्कोर, इसमें नंबर्स होते हैं 500 से लेके कुछ 800, ऐसे ही कुछ नंबर्स होते हैं। तो इसमें पुअर क्या है, एवरेज क्या है और सुपर? तो एनीथिंग लेस देन 700 इज पुअर एंड 650 से नीचे जाएगा तो पैथेटिक, है ना। तो 700 पे फिर भी एक बार शायद बैंक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे या कुछ एडिशनल कोलेटरल या सिक्योरिटीज पे आपको लोन दे सकता है, लेकिन 650 के करीब होगा या 670 के करीब होगा तो बैंक आपको अपफ्रंट डिनाई कर देगा। तो 700 प्लस आइडली होगा आपका तो अच्छा है, तो वहाँ पे दे सकता है, बट आपको ये प्रिपेयर है होना पड़ेगा कि ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोसेसिंग के चार्ज देने पड़ेंगे और शायद आपको और एडिशनल इंश्योरेंस वगैरह जैसे कुछ एडवांस करने पड़ेंगे या फिर एडिशनल कोलेटरल्स देने पड़ेंगे। और अच्छा क्या है, सबसे अच्छा सिबिल स्कोर किसको माना जाता है? क्रेडिट स्कोर जो है वो 700 से ऊपर है वो सब कुछ। और ये अच्छा रहता कितना, 800 तक रहता है? हाँ, ये 800 से ऊपर भी जाता है, 900 तक होता है, लेकिन 800 नॉर्मली ब्रीच करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो इट इज़ लाइक क्लाइंबिंग अ माउंटेन।
अब जैसे जैसे पहाड़ चढ़ते आपको स्टिफनेस उसका महसूस होता है, आपको ऑक्सीजन लेवल, आपको स्ट्रेस उतना फील होता है, आपको ताकत उतनी लगती है। तो सिमिलर सिबिल के अंदर भी, स्कोर के अंदर, क्रेडिट स्कोर के अंदर भी वही तरीका है कि आपको जितना ज़्यादा आपको स्कोर अच्छा चाहिए उतना ज़्यादा आपको रीपेमेंट आपके सुधारने होंगे, आपको फास्टर लोन पेमेंट्स करने होंगे, है ना। यानी आपने 20 साल का लोन लिया है तो आपने शायद उसको 15 साल में पे कर दिया, आपने 1 साल का लोन लिया तो आपने 6-7 महीने में पे कर दिया। तो ये सब पैरामीटर्स है जो डिसाइड करता है कि आपका स्कोर कितना। तो जितना अच्छा स्कोर रहेगा उतना उतना ज़्यादा हम बैंक से नेगोशिएट कर सकते हैं ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास में ऑप्शन आ जाता है कि कौन से बैंक से लेना है, कौन से बैंक से नहीं लेना है। मतलब पुअर है तो फिर बैंक के पास रहता है कि इसको देना है, नहीं देना है, देना है तो कितने पे देना है। परफेक्ट। और अच्छा है तो अपने पास में ऑप्शन आ जाता है। जी, तो फिर आप बोलते हैं ना, फिर इट इज़ योर किटी की आप उसको बोल सकते हैं मेरे पास में तो 4 ऑफर लेटर है, मैं कौन सी जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ, वो वाला सीन है ना। तो ये हो जाता है। और ये बढ़ता कम कैसे होता है सर? मतलब अच्छा होता है, बुरा कैसे, इसका सिबिल काम कैसे करता है? क्रेडिट स्कोर जो है वो काम कैसे करता है एक्चुअल में? सो आपने आज डिफॉल्ट किया तो एक बार उसमें आएगा कि चलो फॉर एग्जांपल 5 बेसिस पॉइंट आपका पॉइंट नीचे आ गया सिबिल, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था। आपने वापस सेकंड मंथ किया, फिर थर्ड मंथ किया, तो 5 पॉइंट, फिर 10 पॉइंट, फिर 20 पॉइंट, वैसे अकॉर्डिंगली मेरी जो नॉलेज में है उसके हिसाब से वो फास्ट डिप होता है। अच्छा, कभी कभी सिबिल स्कोर लोन नहीं लेने से भी डिप होता है। तो आपने मान लीजिए आज लोन लिया था, एक पर्सनल लोन या कार लोन, आपने बहुत अच्छे से रीपेमेंट किया, आपके माइंड में है कि मैंने तो 5 साल पहले लोन लिया था, मैंने उसको टाइमली या प्री पेमेंट भी करके क्लोज कर दिया था अच्छे से, तो लेकिन आपने 5 साल तक कोई ट्रैक यूज़ नहीं किया है, तो भी आपका सिबिल स्कोर नीचे जाता है, क्योंकि बैंक के पास में या गवर्नमेंट के पास में या क्रेडिट जो रेटिंग एजेंसी है उनके पास में वो इनफ डेटा नहीं है कि आपका 5 साल में पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन अप एंड डाउन में क्या हुआ था। तो यदि आपने अगर बहुत लंबे टाइम के बाद में ले रहे हो तो हो सकता है आपका सिबिल स्कोर कम हो। अच्छा, मतलब कुछ ना करके भी सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। ओके, अभी बहुत सारा जैसे फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे देखेंगे तो बाय नाउ पे लेटर, तो वो सारा चीज़ों भी अगर मैंने यूज़ किया, मैंने वो बाय नाउ पे लेटर किया, बाय नाउ किया और लेटर पे ही नहीं किया, तो उससे भी सिबिल में इम्पैक्ट पड़ता है? मेरी नॉलेज में ये इसका नहीं है आंसर, लेकिन अगर वो लोग सिबिल को रिपोर्ट करते हैं तो फॉर श्योर ये भी हो ही रहा है। तो कोई भी पेमेंट जो अपन इंस्टॉलमेंट पे लेके नहीं पे करते उससे अपने सिबिल में इम्पैक्ट होता है। ओके, अभी मुझे दूसरा ये पूछना था सर, बैंक किसको किसको लोन नहीं देता है? ओके, तो काफ़ी अच्छा सवाल है ये। बैंक नॉर्मली जैसे डायमंड वगैरह मार्केट का हो गया, वहाँ पे पता लगाना डिफिकल्ट है कि एक्चुअल वर्थ ऑफ डायमंड क्या है, क्योंकि हो सकता है वो आर्टिफिशियल डायमंड है, जैसे अमेरिकन डायमंड हम यहाँ पे कहते हैं, तो उसका एकदम निग्लिजिबल, क्योंकि वो कांच का टुकड़ा है। और रियल डायमंड तो वो आपको नेकेड आई से, यानी आप अगर आप खुद देखेंगे, एक लेमैन देखेगा तो हम नहीं पता लगा सकते कि ओरिजिनल कौन सा है, लेकिन वो सिर्फ ज्वेलर को पता होता है, वो उसके इसे देख सकता है क्वालिटी से। तो ये इस तरफ के जो बिजनेस है जहाँ पे वो ट्रैक नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट एक्चुअली उतना उसका वर्थ है कि नहीं, तो वो लोग नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में 99.99% केसेस में आपको लोन मिल जाता है, मे बी नेशनलाइज बैंक से हो, मल्टीनेशनल से, एनबीएफसी से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से, कहीं ना कहीं से आपको लोन, अगर आपका जेन्युइन इनकम है ना, भले पेपर्स आगे पीछे हो सकता है, दैट इज ओके, लेकिन आपको लोन मिल जाएगा। कंडीशनल होगा, शायद कुछ चार्जेस आपको एक्स्ट्रा देने पड़े या कम शायद लोन मिले आपको, लेकिन लोन मिल जरूर जाएगा आपको, अगर आपका बिजनेस जेन्युइन है या आपकी इनकम जो है वो जेन्युइन है। और ये भी मैंने सुना था सर, सीए और लॉयर को जो उनका एलिजिबिलिटी रहता है उससे भी ज़्यादा कभी कभी बैंक लोन दे देता है। करेक्ट, क्योंकि कैसा होता है ना कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि कोई गायनेक है या डेंटिस्ट है ना, या फिर लॉयर्स है कोई, तो ये रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल लोगों को लगता था, लेकिन दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल अभी। तो उनका कैसा होता है, उनका जैसे जैसे उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, उनका मार्केट में रेपुटेशन बढ़ता है, तो उनकी एक गुडविल, जैसे हम लोग कंपनीज में गुडविल बोलते हैं, तो उनकी एक गुडविल बनती है। तो आज नॉट नेसेसरी कि आज मेरे पास में अगर एज अ डॉक्टर मेरे पास 100 पेशेंट आए तो अगले साल भी 100 ही आएंगे या 90 आएंगे। अगर मेरी रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है तो अगले साल मेरे पास 150 लोग आ सकते हैं। तो यही कैलकुलेशन के बेसिस पे वो सोचते, बैंक्स जो है नॉर्मली उन्हें 20-30% ज़्यादा EMI तक एक्सटेंड कर सकता है। एंड सर, ये APF नंबर क्या होता है? सो APF नंबर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स है उनके लिए खास स्पेशली, कि जब ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में जाते हैं तो ये
एपीएफ नंबर के लिए पहले इंक्वायरी करें रादर देन गिविंग टोकन। आप इनिशियल जो अमाउंट देते हैं डेवलपर को बुकिंग के लिए उसे हम टोकन मनी कहते हैं। तो वो देने से भी पहले आप उनको पूछिए कि आपका एपीएफ नंबर क्या है ना। तो एपीएफ नंबर होगा तो उसमें ये पता चलता है कि वो लैंड में लीगल प्रॉब्लम है या नहीं है। तो बैंक तभी उसको सर्टिफाई करेगा जहाँ पे वो रिजॉल्व होने वाले लीगल चैलेंजेस है, यानी जो पैसे से सॉल्व हो सकता है उस पर किसी ने गलत केस किया है, या फिर हो सकता है कि मुझे गुस्सा था तो मैंने केस कर दिया, या फिर मुझे पहले बड़ा फ्लैट बताया था अब छोटा दे दिया, लेकिन ये मैनेजेबल है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स में क्या होता है कि वो पैसा बिल्डर शायद उसको बोल दे कि आप फ्लैट कैंसिल कर दो, मैं आपको विद इंटरेस्ट पैसा दे देता हूँ, या फिर वो पैसे से सॉल्व हो सकता है। उस केसेस में शायद बैंक एक बार कॉल ले लेता है, अदरवाइज टाइटल में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ा कस्टमर के लिए एडवांटेज है जब वो पूछते हैं। तो किसी भी अगर 2-3 बैंक का अगर एपीएफ नंबर उन्हें मिलता है तो वो इतना रेश्योर हो सकते हैं कि ये बिल्डिंग में मोटा मोटी प्रॉब्लम नहीं आएगा। कमिंग अप ऑफ रेरा ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है इसमें। पहले लोन के पैसे भी डेवलपर्स कहीं और दूसरे प्रोजेक्ट्स में लगाते थे, विच इज़ अभी नो मोर पॉसिबल, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड है। डेवलपर उसी प्रोजेक्ट के अंदर पैसा यूज़ करता है, एस्क्रो अकाउंट होता है, तो वहीं पे उनको यूज़ करना है। तो एपीएफ नंबर उसमें वो एस्क्रो अकाउंट कैप्चर होता है, तो उसी अकाउंट में ही पैसा जाएगा। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हो क्या, एस्क्रो अकाउंट के बारे में अगर? सो एस्क्रो अकाउंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट डिफाइन करता है कि जो भी बिल्डर इन्वेंट्री सेल करेगा, ठीक है, यदि आपने मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी है, आप उनको 1 करोड़ रुपये आप बैंक से धीरे धीरे करके पेमेंट करेंगे, तो उसमें से 70% जो पैसा है वो डेवलपर को एस्क्रो अकाउंट में मेंटेन करना है, जो वो उसी प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेगा, जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। बाकी 30% जो पैसा है वो उनके जो डेली ऑफिस के एक्सपेंसेस है उसके लिए, क्योंकि उनको भी ऑफिस तो चलाना ही है, तो उसके लिए है, कुछ परमिशंस के लिए है, वो सब के लिए यूटिलाइज करना होता है। तो 30% का लीवे दिया हुआ है, जहाँ पे वो 30% अदर एक्सपेंसेस उनके मैनेज कर सकते हैं। बट 70% ऑफ योर कॉस्ट वो आपका सीधा उसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही लगना है। तो इससे आपका टाइमलाइन जो है उन्होंने जो दिया है उसमें होता है कि अगर इनफ इन्वेंट्री हो गया है उनका 30-40 यूनिट या 30-40% अगर इन्वेंट्री बिका है तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगा कैश फ्लो का, तो बिल्डिंग टाइमली आपका पूरा हो जाएगा। राइट। ये इंश्योरेंस के बारे में पूछना था सर, जैसे हम लोग लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो क्या इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, साथ में मैंडेटरी है, ऐसा कुछ? देखिए, 2 सवाल आपने एक ही इसमें पूछा कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहूँगा येस, और यदि आप पूछेंगे ये मैंडेटरी है तो मैं कहूँगा नो, है ना। तो इसमें कैसा होता है कि 2 तरह के प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है रेडी प्रॉपर्टी, जो आप अभी पैसा आपने दे दिया, पेमेंट वगैरह सब कर दिया, तो आप ताला चाबी आप खोल के आप कल से रहने चले जाओ। दूसरा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में नॉर्मली एज पर रेरा 3 to 5 ईयर्स का है। ये बिल्डर का जवाबदारी बनता है कि अगर बिल्डिंग को कुछ होता है, ठीक है, तो उसका कॉस्ट डेवलपर बेयर करेगा, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना, क्योंकि शायद वो क्वालिटी उन्होंने वो प्रोवाइड नहीं की थी, तो उसको वो कॉम्पेंसेट करके उनको अच्छे से बना के देना है। रेडी पोजीशन में क्या होता है, तो अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन में तो फिर वो कंपल्शन नहीं होता इंश्योरेंस लेने का, ठीक है। अब इंश्योरेंस अंडर कंस्ट्रक्शन में क्यों लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ कवर अगर है तो यस, आपने अगर लोन लिया है तो आप ये चलिए कि आपको कल उठ के अगर कुछ फाइनेंशियल लॉसेज आता है ना, काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनीज है वो जॉब लॉस भी कवर करती है इसमें, या फिर बिजनेस लॉस अगर हो रहा है तो 2-2 साल तक का वो कवर करते हैं। तो वो पॉलिसीज आप देख सकते हो, आप वाउच कर सकते हो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस, यानी अगर लाइफ को थ्रेट हो जाता है आपके, तो आपकी फैमिली का जो कैपिटल है या आपने जो पैसा इकट्ठा किया है वो कैपिटल वॉश आउट नहीं हो जाए, या फिर फैमिली कल उठ के कम रेट पे बेचने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो रादर देन लुकिंग एट एब्सोल्यूट लेस मनी, क्योंकि 1-8 करोड़ की इंश्योरेंस है, अगर मैं आप 40 की एज में भी देखेंगे तो 25,000 से लेके 35,000 के करीब में लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ के करीब का मिल जाता है एनुअली साल का। 20 साल का टर्म है तो फिर हर साल तो आपका 7 लाख, हाँ, तो आप पकड़ लीजिए कि 6-7 लाख रुपए आपका मोर और लेस रहेगा भरना, ठीक है। तो अगर 20 साल की टेन्योर है, तो अभी तो 10 ईयर्स के भी पॉलिसी आ गए, तो आप 25-25 10 साल 2.5 लाख रुपए में आप 1 करोड़ की कवर ले सकते हो फॉर योर लाइफ टर्म, तो अप टू एज 75 वगैरह भी। तो उससे क्या होता है कि आपकी कैपिटल वॉश आउट नहीं होती, आपकी लोन फ्री हो जाती है, आपके फैमिली को घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो ये एक ध्यान में रखना। लेकिन एक टर्म इंश्योरेंस है, अगर समझो किसी ने घर लिया
और उसने इंश्योरेंस नहीं लिया, लेकिन उसके पास में टर्म इंश्योरेंस है, तो बैंक को तो उसका पैसा टर्म इंश्योरेंस है तो वैसे भी मिल जाएगा ना, तो इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए? इसमें आपकी फर्स्ट जब आपने अगर पॉलिसी लिया है टर्म इंश्योरेंस, यही ले लेते हैं कि आपने 1 करोड़ की पहले जब घर नहीं खरीदा था आपने 1 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, तो आपके माइंड में क्या ऑब्जेक्टिव था? कि अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर ये पैसा मेरे फैमिली को काम आएगा। सर्वाइवल वॉज योर रिक्वायरमेंट कि फैमिली को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको वो इंटैक्ट रखना है, उसको टच नहीं करना है। आइडियली यू शुड रिकमेंडेड इज कि आप एडिशनल टर्म पॉलिसी एक बाय करो, नॉट एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टर्म पॉलिसी आप और एक बाय करो जो कि आपके लोन को सफाइस करेगा कि कल उठ के आपको कुछ होता है तो लोन, तो आप पुराने वाले को ही इस पे शिफ्ट मत करो कि मेरे पास ऑलरेडी है। क्योंकि आपकी फैमिली अगर हमें कुछ होता है ना, तो फैमिली के पास लोन तो हो ही जाएगा, प्लस जो पहले वाला इंश्योरेंस था वो उनका फैमिली का नीड, बच्चों का एजुकेशन वगैरह जो है वो भी टेक केयर कर लेगा। ओके, गुड, अभी समझ में आया कि क्लैरिटी आया, अभी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक ये बिल्डर्स लोग स्कीम चलाते हैं, नो EMI टिल पोजेशन, फिर 1090 स्कीम, तो ये कैसे काम कैसे करता है एग्जैक्टली? ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, जब कोई भी बिल्डर स्कीम चलाता है तो वो एक अपना कस्टमर एरिया है वो सेगमेंटेशन करता है, क्योंकि आज हो सकता है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेना सबके रीच में नहीं हो, तो कस्टमर के लिए अट्रैक्टिव क्या होता है कि कस्टमर के पास में जहाँ पे कम सेविंग है वहाँ पे वो 1090 का स्कीम देता है, या 1% दे दो अभी, 99% बाद में देना है ना, लेकिन वो लोन से आपके अल्टीमेटली 99% जो है या 90% है वो आपकी लोन से जाना है। EMI शायद अभी बिल्डर बेयर करना, आपको री इवेल्यूएट अपने आप को करना है कि बैंक अगर लोन दे रहा है तो आपका विपरीत परिस्थिति में क्या आप वो लोन भर पाएंगे, लोन तो ले लिया है ना। तो स्कीम्स आर मेजरली आप एक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है कि लो डाउन पेमेंट पे भी वो इन हो जाए कैसे करके, है ना, तो उसमें कस्टमर का बहुत सारे लोगों का घर बन जाता है। लेकिन वापस वही देखना है कि अगर कुछ एडवर्स हो जाता है लाइफ में तो क्या वो EMI आप सस्टेन कर सकोगे भरना, क्योंकि अगर आप EMI नहीं भर पाओगे तो आपको कम रेट पे प्रॉपर्टी एग्जिट करनी पड़ेगी, या आप फोर्सफुली करो क्योंकि आप बैंक के EMI नहीं पे कर पाओगे तो बैंक आपके EMI के बदले में आपका जो यूनिट है वो सेल आउट कर देगा, है ना, या तो फिर आपको बाहर से सेल करना पड़ेगा। जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, जैसे अभी हम लोग अगस्त चल रहा है, अगस्त 2024, और पोजेशन है उसका समझो 2 साल बाद अगस्त 2026 में, और 1090 का स्कीम है, पे 10% नाउ 90% ऑन पोजेशन, प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ होता है कि उसमें वो अपना ब्याज गिन के 1 करोड़ पकड़ता है? सी नो बिजनेस इज डन आउट ऑफ द पॉकेट, है ना, तो जो भी आपको लगने वाली है इंटरेस्ट वो कस्टमर को आज की तारीख में लोग डेवलपर भी बताई देते हैं, उनकी सेल्स टीम भी बताई देती है, लेकिन कई सारी जगह पे ऐसा देखा जाता है कि वो नहीं बताते हैं। लेकिन ये जो है आपके पास में एक नेगोशिएटिंग टूल होता, तो आप उसको अगर आप बोलते कि हम उसमें नहीं जाना है हमें, तो आपको शायद उतना रेट वो आपको कम करके दे सकते हैं 8 to 9% का। सर मैंने देखा है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में, जैसे हम इंश्योरेंस का बात कर रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस नहीं होता कि अगर बिल्डर ने काम रोक दिया बीच में तो उसके लिए भी तो बैंक जिम्मेदारी लेना चाहिए ना, कि वैसा क्यों? अभी इसमें बताइए कि अगर फ्लैट्स उसके नहीं बिके तो उसका कैश फ्लो कहाँ से जनरेट होगा? नहीं, समझो मैंने एक प्रॉपर्टी ली, आज एक प्रॉपर्टी ली, उसका पोजेशन है 3 साल बाद, ठीक है, 20 माले का बिल्डिंग था, अभी 3 साल पूरे होने को है, लेकिन अभी वो 3 साल बाद भी 10 माले तक ही बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन मैंने समझो 10% भर के 90% बैंक से लोन लिया हुआ है। 10 माले की बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब लगभग 70%, 60% बैंक ने दे दिया, डेवलपर को डिसबर्स कर दिया। अभी डेवलपर उसके आगे काम ही नहीं कर रहा है, प्रोजेक्ट ही रुक गया है, तो उस चक्कर में बैंक मेरे से EMI नहीं लेना चाहिए ना, कि काम तो रुका हुआ है, मैं क्यों EMI दूँ? करेक्ट, तो जब APF कराते हैं तो लीगल जो वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट है वो चेक होता है कि लैंड में कोई दिक्कत नहीं है ना, तो जिससे कल उठ के लीगली चैलेंजिंग पैसे वाला काम है, वो पैसा बिल्डर शायद कहीं से अरेंज करके भी फ्यूचर में कर सकता है। लेकिन ये सिचुएशन में आने से पहले एक तो आप APF नंबर जैसे मैंने आपको बताया कि आपको चेक कर लेना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बिल्डर के आप पास्ट प्रोजेक्ट्स के जो उन्होंने स्टार्ट डेट और कंप्लीशन डेट जो दिए थे, तो उसमें से लास्ट 4-5 साल में उन्होंने कितने टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, अगर आप वो भी चेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनके प्रोजेक्ट में लेने जैसा है या नहीं है।
रेरा नंबर होने के बाद भी और एपीएफ नंबर होने के बाद भी आज भी कई सारे प्रोजेक्ट्स डिले है और रुके हुए हैं। इसीलिए मैंने बोला ना, एपीएफ इज अ नॉट मैंडेट कि वो प्रोजेक्ट बिकेगा। ओके, या फिर बनेगा, है ना। तो एपीएफ ये बोलता है कि आपकी जमीन के ऊपर में किसी का कब्जा नहीं है, या इसको कल उठ के मेजरली कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा ऐसा कि ये काम रुक जाएगा। एक ही चीज हो सकती है कि उसके यूनिट्स नहीं बिके, क्योंकि आज कोई 100 करोड़ रुपया तो साथ में लेके बैठा नहीं कि वो 100 करोड़ का बिल्डिंग बनाना है और वो 100 करोड़ रुपया पूरा साथ में लेके बैठे और वो बनाएगा। तो आइडियली डेवलपर क्या करते हैं, 15, 20, 25 करोड़ रुपया होता है, बाकी का बैंक से या कहीं से फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है 20, 25, 30 करोड़ का, और 20, 30 करोड़ रुपया उनको कस्टमर के सेल से आ जाता है। तो उनकी मोटा मोटी ये कैलकुलेशन होती है, और 25% शायद इन्वेंट्री बाद में बिके, 20-25%। तो उनकी मोटा मोटी 40% अगर इन्वेंट्री नहीं बिक रही है तो उनकी शायद वो लोकेशन में इशू होगा, या फिर बहुत सारी जगह पे एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। अभी बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि आप देखेंगे तो प्योर वेजिटेरियन है, तो अभी प्योर वेजिटेरियन है तो उनके लिए शायद हो जाता है कि कम्युनिटी रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो वहाँ पे शायद या तो प्रोजेक्ट एकदम जल्दी बिक जाएगा क्योंकि सिर्फ वेजिटेरियन खाने वाले हैं तो लोग प्रीफर करेंगे, या फिर वो ऐसी लोकेशन में बना है जहाँ पे सराउंडिंग नॉन वेजिटेरियंस है, तो फिर वो बिकने में दिक्कत होगा। वो भी एक रीजन है सर। और दूसरा रीजन है कि चलो पैसा नहीं है, शायद अभी कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ है उसका 99% तो एक ही रीजन रहता है कि पैसा नहीं है करके, उसके अलावा तो और 1% ही चांसेस है कि कोई दूसरा रीजन हो। सो दैट इज एब्सोल्यूट कि उसका इन्वेंट्री कितने सेल हो रहे हैं, उनके फ्लैट्स कितने सेल हो रहे हैं, तो उनकी लोकेशन, उनके सराउंडिंग की कैलकुलेशन उन्होंने क्या किया, टारगेट ऑडियंस उनकी क्या है, वो डिसाइड करेगा उनका प्रोजेक्ट बनेगा कि नहीं। सेकंड, जैसे मैंने बताया कि आप ऑलवेज आप उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के बारे में जान लें कि उन्होंने पहले टाइमली दिए हैं क्या। तो हम सिविल रिपोर्ट के बारे में हमने बात किया थोड़ी देर पहले कि सिविल रिपोर्ट में बैंक चेक करता है, तो हमें भी उतना राइट्स है कि हम हमारा हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, चाहे वो इंटरेस्ट पे हो चाहे हमने सेव किया हो, तो हमारा पैसा 1 रुपया भी अगर डूबने वाला है तो वो डूबने के बाद हम इंस्पेक्शन स्टार्ट करें या उनको जाके मोर्चा लगाए कि ये बिल्डर ऐसा है, उससे अच्छा है कि हम पहले ही इन्वेस्टिगेशन हमारे लेवल पे कर लें। मुझे नहीं पसंद है, मैं इन डेवलपर के साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं करूंगा, मैं शायद नेक्स्ट डोर वाले के पास जाऊंगा। मेरा पूछना ये है सर, जैसे प्रोजेक्ट रुक गया, मेरा 90% तो होम लोन चल रहा है, 10% मैंने दिया था डाउन पेमेंट, ऑलरेडी मैं रह रहा हूँ रेंट पे, जहाँ पे मैं 25-50 हज़ार रुपये ऑलरेडी रेंट भर रहा हूँ, तो मेरे रेंट तो जा ही रहा है और प्लस ये प्रोजेक्ट रुक गया, तो क्या मुझे ईएमआई फिर भी देना पड़ेगा? जी बिल्कुल देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने लोन आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को देख के दिया है और आपके फाइनेंशियल बिहेवियर को देख के आप पे भरोसा करके दिया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको वो लौटा देना है पैसा। कहाँ से देगा इंसान लोन? इंसान रेंट भरेगा कि ईएमआई भरता रहेगा? इसीलिए तो केसेस जो है वो कोर्ट में जाते हैं, ये ऐसे जो है ये मैटर सब डिस्प्यूट होके फिर कोर्ट में जाते हैं। लेकिन ईएमआई चलते रहेगी? ईएमआई चलते रहेगा, एनपीए होगा, प्रॉपर्टी का ऑक्शन के लिए आएगा, फिर ऑक्शन के ऊपर में अभी अगर स्टॉल प्रोजेक्ट है, रुका हुआ प्रोजेक्ट है, तो फिर ये वापस वो कोर्ट में वही सर्कल में घूमेगा कि भाई बिल्डर ने पहले पूरा करना चाहिए तो हम देंगे, एंड बैंक, तो बैंक को अपने पैसे से लेना देना है, तो आप टाइमली दे दोगे तब तक वो कुछ नहीं, आप रीपेमेंट कर दो उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर आप आपका डिस्प्यूट बिल्डर के साथ में देख सकते हो कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है। लेकिन इट इज प्योरली कस्टमर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी, क्योंकि वो कस्टमर के फाइनेंशियल्स को देख के दिया है उन्होंने। ओके, तो उसमें डेवलपर बनाया नहीं बना और बैंक का कोई लुकआउट नहीं है। ओके सर, अभी ये इसका मोटा मोटा लोन कैसे लेना है उसका आइडिया तो आ गया सर। अभी ऐसा कुछ बताओ जिससे लोन, जैसे 20 साल का लोन है उसको कम से कम टाइम में कैसे कोई पे कर सकता है, कि 10 साल में, 5 साल में, या तो ऐसा कुछ बताओ कि बैंक लोन ही माफ कर दे, ऐसा कुछ तो भी बताओ। एक लोन माफ नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बैंक का है कि पैसा कमाना है ना, और पैसे को मोमेंटम में रखना है, सर्कुलेशन में रखना है, ताकि वो लोगों को और मतलब जल्दी से जल्दी कैसे पे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ है? एक तरीका है कि आप स्टार्टिंग में ही कम लोन लें, दूसरा तरीका है आप पहले से ही कम साल के लिए लिए, ताकि आपका ईएमआई, अगर आपको लगता है कि आपके फ्यूचर में एक्सपेंसेस नहीं होने वाले, तो आप अभी से ही 10 ईयर्स या 15 ईयर्स के लिए लिए, तो आपकी इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट कम जाएगी, प्रिंसिपल ज़्यादा जाएगी, आपको एक साल कम होते जाएगा तो आपको उतना रिलैक्स होते फील होगा। तीसरा ऑप्शन है जो म्यूचुअल फंड एजेंट्स या एसआईपी के एजेंट्स जो है वो नॉर्मली रेकमेंड करते हैं कि आप उनके पास में सेविंग करिए, क्योंकि आपने एकदम एक्सट्रीम ले लिया है, तो आपको खर्च करने के लिए अगर ये नहीं है तो मे बी अराउंड 5%, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर बेस्ट टू एडवाइज ऑन दिस, लेकिन वो 2 to 5% अगर आप ईएमआई की आप सेव करते हो हर महीने साल भर में, तो आपको ये लोन 5-7 साल एटलीस्ट प्री क्लोज करने में आपको हेल्प करता है,
क्योंकि होम लोन के ऊपर में कोई क्लोजिंग चार्जेस नहीं है, अगर वो फ्लोटिंग में है तो आपके लिए वो इजी हो जाता है कि बिना चार्जेस पे करे भी आप जल्दी आपकी म्यूचुअल फंड्स है उसको विड्रॉ करके आप दे सकते हो। ओके ऐसा बहुत मैंने रील्स में देखा है सर कि घर मत लो, उससे अच्छा घर के होम लोन चालू उसके साथ में एसआईपी भी चालू कर दो, तो इट विल हेल्प यू। एब्सोल्युटली। तो अगर ऐसे, क्योंकि क्या होता है ना, हमारे यहाँ पे हमने देखा है, हमारी इंडस्ट्री में देखा है, हमने भी ऑब्जर्व किया है कि हम अगर कस्टमर को एडवाइस भी करते हैं तो कस्टमर बोलता है नहीं मुझे और बड़ा लोन चाहिए, है ना। तो वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन फिर रीपेमेंट बिकम्स अ चैलेंज, क्योंकि लोन के दो एस्पेक्ट है। आप घर लेते टाइम पे आप उसकी सिर्फ आज की वैल्यू देखते हो, है ना। आगे 1 करोड़ की आपने बोला 1 करोड़ की घर है, लेकिन 1 करोड़ की घर के ऊपर में आपको 6% स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन देना है, या आपको 5% जीएसटी देना है, तो ये अलग से चार्जेस है, आपने वो कभी कैलकुलेट नहीं किए थे। आपको पोजीशन चार्जेस देने हैं, है ना, 2-2.5 लाख रुपए मेंटेनेंस, सोसाइटी, क्लब हाउस, वेलफेयर जो भी है, तो 2-2.5 लाख रुपए वो चार्जेस देने हैं। उसके बाद में आपने ये कैलकुलेशन अगर 12-15 लाख की ये हो गई तो देयर इज 15% कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट। इसके अलावा आप जब घर में शिफ्ट हो गए तो आप डायरेक्टली ऐसे तो नहीं चले जाओगे कि चलो घर में रह लेते हैं, आपको घर में बेसिक फैसिलिटी लगेगा, आपको बेसिक इंटीरियर लगेगा, जिसके लिए 2-5 लाख रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, तो वो कॉस्ट आपको आज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जब आप आज से चालू करोगे उसको सेव करना, तब जाके आपका जो है वो सेविंग्स होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। अदरवाइज आप घर के अंदर भी वैसे ही जाओगे जैसे अभी रॉ फ्लैट है, और आप फिर बोलोगे यार मैंने तो सारी पूंजी उसमें लगा दी, है ना। तो तरीका आइडियली क्या होना चाहिए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खास जो ले रहे हैं उनके लिए, कि यदि उनकी 1 करोड़ की लोन की ईएमआई अगर वो 80,000 रुपया है आज की तारीख में, तो और बिल्डर को उन्होंने पेमेंट समझो कि 20 लाख रुपीस दिया, तो उनकी ईएमआई 10-15,000 की है ना, या प्री ईएमआई उनकी 10-15,000 की है, तो वो ये ना सोचे कि मुझे आज 10-12 हज़ार ही भरना है। तो आप क्या करिए, आप वो 10-12 हज़ार रुपये बैंक में दीजिए, और आप वो बैलेंस अमाउंट जो है 50-60,000 70,000 रुपीज़, वो आप एसआईपी या किसी एफडी में या जो भी आपको ठीक लगता है आप उसमें एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करें, ताकि एंड ऑफ द टेन्योर आपको जब पोजीशन चार्जेस देना होगा, तो फॉर एग्जांपल आपके 3 साल में, जैसे हमने डिस्कस किया 3 साल में या 2 साल में लोन चलने वाला है, फिर पोजीशन मिलेगा, तो 2 साल में आपने समझ लीजिए कि एवरेज 50,000 हर महीने सेव किया है, तो आपने 2 साल के अंदर में 12 लाख रुपए सेव कर लिया। आप आपके घर में जाने के लिए, इंटीरियर के लिए कंफर्टेबल हो, आप पोजीशन देने के लिए आपकी पोजीशन कंफर्टेबल है। आपको अगर कल उठ के ईएमआई की दिक्कत आएगी तो भी आपको मोर और लेस आप 4-6 महीना आप मैनेज कर सकते हो उस फंड्स में से। तो आइडियल रेकमेंड ये है कि आप पूरी ईएमआई जितनी जा रही है, आप ये पकड़ के चले आपकी डे 1 से उतनी ईएमआई है। ओके, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स ही एक्चुअली ईएमआई देना चालू कर देना। आप घर में खुद अगर रहने जाते तो करते ही थे। हो सकता है कि आपकी ऑनगोइंग कमिटमेंट है रेंटल की, तो 20-25 हज़ार रुपये आपकी रेंट भी जा रही है, तो आप ये पकड़ लीजिए 20-25 हज़ार वो जा रही है, 15 हज़ार ये जा रही है, 40 हज़ार हो गया, तो बाकी का आपने 50 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये है वो आप इमीडिएटली सेव के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके ऊपर कम बर्डन रहेगा जब आप एंटर करोगे घर के अंदर रहने के लिए। सर एक और तरीका है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि जैसा आपका ईएमआई चल रहा है तो 12 महीने का ईएमआई है तो एक 13 ईएमआई भर दो आप, उससे कुछ फर्क पड़ता है? हाँ, बहुत फर्क पड़ता है उसमें। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 ईयर्स का लोन पीरियड आपने लिया है और आप मैक्सिमम आपने खींच लिया है कि जितना भी आप ले सकते हैं आपने ले लिया है, तो आपकी इनकम बट ऑब्वियसली अगले साल अगर आप जॉब में है तो 5% बढ़ेगी, और आप उसी बिजनेस में हो तो बिजनेस हो सकता है कि वो स्केल कर जाए थोड़ा। तो आप ये ट्राई करिएगा कि आपकी जो एडिशनल रेवेन्यू है, जो 5-7% आपको सैलरी में हाइक मिल रहा है, या 10% 5-7-10% का आपको बिजनेस में हाइक मिल रहा है, वो एक ईएमआई जितना अमाउंट आप उसमें अगर पे कर देते हो, एंड इफ़ यू कीप ऑन इंक्रीजिंग बाय दैट 10-10%, तो आज 80,000 की ईएमआई थी, आपने 88,000 एक ईएमआई एक्स्ट्रा आपने पे की, ठीक है, तो 80,000 आपने और पे किया, और हर साल आप और पे कर देते हो, तो इन ऑल आप देखेंगे तो 96,000 के करीब आप पे कर रहे हो स्टैंडर्ड, एंड देन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो 20 साल की लोन जो है वो 9-10 साल के अंदर कम हो जाएगी, एक छोटा सा चेंजेस है, ये छोटे से चेंजेस से। और एक अगर यदि इसी बीच में अगर रेपो रेट कम हो जाता है तो ये आपको और हेल्प कर जाएगा, जो आने वाला ट्रेंड हमें दिखाई देता है कि यहाँ से, क्योंकि अब ग्लोबली आप देखेंगे तो सारे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनके यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। थैंकफुली यहाँ पे इंडिया में वैसा सीन अभी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इनकेस अगर आता भी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से नीचे जा सकते हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जाते हैं तो स्पेंडिंग पावर कम होगा, इकोनॉमी में पैसा कम सर्कुलेट होगा, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट शायद वो डिसीजन नहीं ले, तो आपका यहाँ से ऐसा हो सकता है कि यहाँ से रेपो रेट नीचे की तरफ ही जाए।
लोन कैसा लेना है वो बता दिया आपने, लोन कम कैसा करना है या फिर जल्दी पे कैसा करना है वो आपने बता दिया सर। और तीसरा मुझे ये पूछना था सर, अगर किसी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाउंस हो गया, सेकंड बाउंस हो गया, थर्ड बाउंस हो गया, तो प्रॉपर्टी ऑक्शन मतलब ये क्या प्रोसेस कैसा होता है कि एक बाउंस चलता है, 2 3 फिर बाद में नोटिस आता है, क्या स्टेप बाय स्टेप अगर इसको भी आप अगर बता पाए तो जैसे हम अगर बात करते हैं कि मैंने आपको पैसा दिया तो मैं आपसे लेने आऊंगा, हाँ, ठीक है, बैंक को मेरे को पैसा दिया, मेरा फर्स्ट वो इंस्टॉलमेंट लेने बाउंस हो आएगा, गया। ठीक है। फर्स्ट पहले तो ये चीज़ आप नौबत ना आए इंस्टॉलमेंट बाउंस होने की, आप उसका ख्याल रखें। हर एक बैंक के अंदर में एक रिस्ट्रक्चर करने के लिए एक प्रोविजन होता है। हर एक इंसान को जिसने लोन लिया है उसे ये पता होता है कि उसके आने वाले 6 महीने में फाइनेंशियल कंडीशन क्या होने वाली है। तो अगर वो बिफोर टाइम जाके अगर बैंक को अप्रोच करते हैं तो देयर आर डिपार्टमेंट्स, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा उसके बैंक के पास टू एंड फ्रो, क्योंकि शायद लोअर लेवल पे नहीं पता हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन बैंक्स क्या कर सकते हैं, आपको 1 साल का या 6 महीने का या 8 महीने का प्रोविजनल आपको दे सकता है, जहाँ पे इंटरेस्ट आपकी लोन में एड ऑन हो सकता है। तो आपके पास में एटलीस्ट वो प्रेशर नहीं होगा कि आपको उस महीने में पेमेंट देना ही है। अगर आपकी कंडीशन अच्छी होगी तो आप रेगुलर देने वाले हो। लेकिन अगर आप प्री इन्फॉर्म अगर बैंक हो गए तो बैंक नहीं चाहेगा कि वो आपको डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाले, तो वो आपके लिए लोन को रिस्ट्रक्चर कर सकता है एट फर्स्ट प्लेस। किसी कारणवश आप नहीं बता पाते हो और आपका फर्स्ट EMI, सेकंड EMI, थर्ड EMI बाउंस होता है, तो ट्राई टू कीप एज लो एज पॉसिबल कि आप 3 EMI से नीचे पेंडिंग EMIs रखें। पेंडिंग EMIs आपके 3 के ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो समझ लीजिए कि ये जून जुलाई अगस्त में आप बाउंस हो गए हैं EMI, तो सितंबर में आप इंश्योर करिएगा कि आप 2 EMI साथ में भरें ताकि 2 ही EMI आपका पेंडिंग रहे। यदि 3 के ऊपर जाता है तो यू आर ट्रीटेड एज NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना, यानी कि आप बैंक के लिए एसेट नहीं लाइबिलिटी हो गया। और ये आपके ट्रैक को एडवर्सली इफेक्ट करता है। वो अगेन सिविल क्रेडिट रिपोर्ट के साथ में हम लोग रेट करेंगे कि आपकी लोगों के पैसे मैनेज करने की जो तरीका है वो आपका सही है या गलत है, तो वो आपका डिसाइड करता है। 3 मंथ से ज़्यादा अगर होता है तो वो रिकवरी की तरफ जाता है, एंड देन फाइनली 6 महीने से ऊपर अगर जाता है तो इट विल कॉल फॉर एन ऑक्शन। तो पहले ऑक्शन में बहुत टाइम लगता था, 6 महीना, साल 2 साल तक डिसीजन नहीं आते थे। अभी ऑक्शन के लिए गवर्नमेंट ने भी, कोर्ट्स ने भी बहुत अच्छे प्रोविजंस कर दिए। बैंक कैन इमीडिएटली टेक एक्शन और वो ऑक्शन के लिए पुट अप कर सकते हैं। ऑक्शन में बहुत सारा लॉस है क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे कर चुके हैं बहुत सारे टाइम का, आपकी कैपिटल लगा चुके थे उसमें। अब आपको नहीं पता है कि प्रॉपर्टी की एप्रिशिएशन हुई है या नहीं हुई है, और आपको शायद बैंक कम रेट में भी उसको अगर नहीं मिल रहा है कस्टमर तो कम रेट में भी बेच सकती है, तो ओवरऑल लॉस हो सकता है। सो ट्राई टू पहले तो सबसे पहले कि आप बैंक उतना लोन ले ही नहीं कि जो आप फ्यूचर में एडवर्स इफेक्ट में आप भर नहीं पाए। सेकेंड है कि आप प्री इन्फॉर्म कर दे बैंक को कि ये ट्रेंड चल रहा है और आने वाले शायद कुछ टाइम के बाद मैं EMI नहीं भर पाऊँ या मेरे साथ में फाइनेंशियल ये चीज़ें चलने वाली है, तो आपको 6 महीने या साल भर का आपको बफर टाइम चाहिए। तो आप उन जो इंटरेस्ट बन रही है उस दौरान की वो आप लोन में एड बैक कर दें, है ना। या फिर आप थर्ड जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप EMI को आप ट्राई करें कि 3 EMI के ऊपर आपकी पेंडिंग EMI ना हो। तो आप कैसे भी जो भी अरेंजमेंट आपको करनी है आप उसको मैनेज करके रख सकते हो। ऑक्शन का मतलब कैसे, अगर समझो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैंने 20 लाख उस पर भरा हुआ है, 80 लाख रुपए का मेरा बैलेंस है, 3 EMI बाउंस हो गई और उन्होंने घर ऑक्शन के लिए निकाला, तो जो मैंने 20 लाख रुपया भरा है वो मुझे वापस मिलेगा? 3 EMI पे तो ऑक्शन नहीं होती है, 6 EMI पे ऑक्शन हो जाती है अगर नहीं पे की है तो आउटस्टैंडिंग है। लेकिन उसमें भी बैंक काफ़ी टाइम आपको टाइम देता है कि 2 महीना 3 महीना कि आप ट्राई करो, तो वो अपने आप ही रिस्ट्रक्चर करने का भी कोशिश करते हैं। फिर भी यदि आपका नहीं होता है तो मान लीजिए 1 करोड़ की आज प्रॉपर्टी की वैल्यू है, शायद आपने 80 में ली होगी, 1 करोड़ की होगी या 20 की होगी, लेकिन आज मार्केट अच्छा कर रहा है तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये अज्यूम करके चलते हैं, आपने 20 लाख रुपए पे की थी, बैंक की 80 लाख की आउटस्टैंडिंग है आपकी आज की, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, वो अपनी इंटरेस्ट के साथ आज तक की आउटस्टैंडिंग को रिकवर करने का ट्राई करेगा कि वो 1 करोड़ में ही बेचेगा, कि 1 करोड़ में आप बेचो तो 80 लाख विद इंटरेस्ट उनका पैसा आ जाए और जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको दे दी जाएगी। तो बैंक एकदम ट्रांसपेरेंसी से काम करता है, कोई गिमिक्स नहीं होता यहाँ पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी प्रॉपर्टी है और उसको डेस्परेट सेल करना पड़ता है। 1 करोड़ में कस्टमर ढूंढ रहे हैं लेकिन बैंक को 3 महीना 4 महीना 5 महीना हो गया नहीं बिक रहा है, तो वो प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं 95,000 पे या 90,000 पे, 90 लाख पे।
तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर आपकी कैपिटल वॉश हो गई। अच्छा, पहले अपना पैसा कम बैंक तो होगा। अपना पैसा हाँ, बैंक अपना पैसा तो लेगा ही। तो बैंक अपने पैसे में से कम करके नहीं वो बेचेगा। आपका जो पैसा आएगा वो आपके हाथ में कम आएगा, या फिर आपको लॉस होगा, शायद हो सकता है कि आपको ऊपर से देने आए। बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जहाँ पे स्लम फेसिंग ही एकदम से प्रॉपर्टी है, बेचने में बहुत दिक्कत हो रही है बैंक को, है ना, वहाँ पे वो एरिया में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई, तो बैंक क्या करती है, 1 करोड़ का जो प्रॉपर्टी था उसको 80 लाख में उन्होंने बेच दिया। तो कस्टमर की आउटस्टैंडिंग विद इंटरेस्ट वो 85 लाख रुपीस थी, तो 5 लाख रुपए कस्टमर को और देने आएगा, डिस्पाइट उन्होंने कितने साल इंटरेस्ट पे किया, इट इज इमैटेरियल। जो भरा है वो तो देना ही है, और ऊपर से ये भी देना है। जी जी। फिर उसके बाद में इट इज म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग के ऊपर में आपके बैंक के साथ में कि वो वेव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ऊपर का पैसा, लेकिन नेट नेट फिर आपका पैसा जो है वो पूरा जीरो हो जाता है। ये रीस्ट्रक्चरिंग वाला लोन जो आपने बताया, तो जैसे 6 महीना साल भर, तो 6 महीना साल भर मुझे पैसा नहीं देना पड़ेगा, वैसा आप बता रहे हो बैंक को? एब्सोल्युटली, एक्यूमुलेट होगा, आपको ब्याज लगेगा, आपको सिर्फ देना नहीं है, लेकिन आपको वो ब्याज अल्टीमेटली आपकी लोन में ऐड हो जाएगा। तो बैलेंस जो इतना भी टेन्योर है लोन का, उसमें वो स्प्रेड हो जाता है इक्वली। तो आप मान लीजिए कि आपने 20 साल का लोन लिया था, 5 साल आपने भरा, फिर बीच में 1 साल नहीं भरा, तो 1 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा, और बैलेंस 15 ईयर्स के अंदर में वो स्प्लिट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको पे जरूर करना है इसका इंटरेस्ट। ठीक है सर। इट इज लाइक हॉलीडे, कि आप घूमने जा रहे हो लेकिन खर्चे होने, बराबर है ना, तो उस तरह से। लेकिन इस केसेस में ऐसा भी हो सकता है ना सर कि कस्टमर को मालूम होता है कि उसके आने वाले कुछ टाइम तक वो पैसा नहीं भर पाएगा, तो उसको तो वो खुद भी घर बेचने के लिए निकाल सकता है। हाँ, अगर उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल उसको ऑब्लिगेशन या बर्डन आने वाला है, तो इट इज बेटर टू सेल ऑफ द प्रॉपर्टी रादर देन टू कैरी बर्डन। घर एक बार दोबारा आ जाएगा, लाइफ दोबारा नहीं आएगा। राइट, क्योंकि एटलीस्ट उसने 1 करोड़ का भी बेचा तो उसको खुद का पैसा तो वापस मिलेगा, 20 लाख नहीं मिलेगा तो एटलीस्ट 10 तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा ही। वहां पे तो बैंक को अलग से और 5 लाख रुपए देना पड़ रहा है। हो सकता है। ओके, ठीक है। एक जैसे अभी आपका बैंक लोन वगैरह करते हो आप, और भी काफ़ी सारे लोन्स में आपका इन्वॉल्वमेंट है। लास्ट टाइम जैसे हमारा बात हो रहा था तो आपने बताया कि आप एक प्रोजेक्ट फाइनेंस भी कर रहे हो। प्रोजेक्ट फाइनेंस के इसमें अभी आपने चालू किया हुआ है, तो उसके बारे में सर थोड़ा बताइए कैसा प्रोजेक्ट फाइनेंस हो रहा है? प्रोजेक्ट फाइनेंस में कैसा होता है कि इनिशियल लेवल पे पैसा लगता है बहुत ज़्यादा, है ना, तो वो फाइनेंस नॉर्मली कोई बैंक्स नहीं करते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो डे टू डे रूटीन होता है उसके लिए बैंक्स फाइनेंस करती है, या फिर जो NBFCs होते हैं या फाइनेंसर्स होते हैं वो लोग उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देंगे। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे 10-11% से लेके तो 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नॉर्मली ये लोन्स बिल्डर को अवेल हो जाते हैं। तो ये आप लोग प्रोवाइड कराते हो एज अ प्राइवेट फाइनेंस? नहीं, प्राइवेट नहीं बोल सकते हैं इसको, NBFC के थ्रू, या जैसे एक होम लोन लेते टाइम पे आप हमारे पास आ रहे हैं तो वी आर कंसल्टेंट बिटवीन यू एंड बैंक। सिमिलरली हम डेवलपर और बैंक के बीच में, या डेवलपर और NBFC के बीच में वी आर कंसल्टेंट, या फाइनेंस कंपनी के बीच में। सो वी प्ले कि आपका प्रोसेस इजी हो जाए, आपको खुद को फाइल लेके कहीं सब जगह पे दौड़ना नहीं पड़े। सो इट इज जस्ट मैटर ऑफ कंसल्टेशन। तो वो डेवलपर के लिए लोन होता है? एब्सोल्युटली। तो डेवलपर का प्रोजेक्ट उनको मालूम है कि अगर यूनिट ज्यादा नहीं बिका है, या यूनिट कम स्पीड में बिक रहा है, या फिर ही डज नॉट वांट टू टेक चांस, तो पहले से ही कंस्ट्रक्शन लोन वो अप्रूव करेगा ताकि प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट हो जाए। ओके, तो वो कंस्ट्रक्शन लोन आप प्रोवाइड कराते हो? जी। ओके, ठीक है सर। और ये पूछना था सर मुझे, ये जैसे आप लास्ट टाइम बता रहे थे कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 70 लाख में भी मिल सकती है। 2 तरीके से मैं आपको इसको आंसर देना चाहूँगा कि एक है कि मैंने जब खुद ने प्रॉपर्टी ली तो मेरी जो नॉर्मल होम बायर है, मैं तो इसी इंडस्ट्री में था, तो बोले दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता, वैसा वाला सीन है। तो ये सीखा है वो सब सेल्फ एक्सपीरियंस से। तो मैंने जब प्रॉपर्टी लिया तो एग्जांपल मैंने 65 लाख रुपीज़ में मैंने प्रॉपर्टी लिया था। कहाँ पे? तो दहीसर में। तो 65 लाख रुपीज़ में मैंने प्रॉपर्टी लिया। उस टाइम पे प्रॉपर्टी का जो रेट था मोर और लेस आज भी वही है। ठीक है, तो मुझे 3 साल हो गया। अब 65 लाख के में मैंने 1 BHK, तो मैंने वो जो प्रॉपर्टी लिया उसका 65 लाख में 60 लाख रुपीज़ मैंने लोन लिया, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 60 लाख रुपीज़ का मुझे ऑन एन एवरेज 8% से आप रिटर्न कैलकुलेट करिए इंटरेस्ट रेट, तो 3 साल में मैंने 24% उसका इंटरेस्ट पे किया, तो जो हो गया 6 3 18, तो 18 लाख रुपया मेरा हो गया इंटरेस्ट। तो क्या मेरा प्रॉपर्टी वो 65 लाख का 18 लाख रुपीज़ ऐड करने के बाद क्या वो 90 लाख का हुआ? तो नहीं हुआ। तो
वही चीज़ अगर मैं सेविंग करता तो शायद वो मेरा 18 लाख रुपया जो है वो आज 18 लाख रुपया आज 25-30 लाख रुपया हो गया होता, क्योंकि मार्केट है सब्सिक्वेंटली ग्रोन, परफॉर्म बहुत अच्छा किया है मार्केट ने। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पहले आप सेविंग्स पे फोकस करिए, आप लोन के लिए ज़्यादा लेने के लिए मत जाइए। तो घर आज मुझे 90 लाख में भी मिलता तो भी मेरे लिए उसी रेंज में पड़ता था। लेकिन अभी अगर आज मैं वही पैसा अगर मेरे पास में होता तो मैं शायद थोड़ा बड़ा घर ले सकता था। तो ये एक चीज़ है कि अगर वो सेविंग्स करने का पॉइंट। दूसरा है कि आपके पास में अगर लिक्विड कैश है, यानी आप कहीं से भी मान लीजिए आपकी इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके दे रहे हो, तो सामने कहीं ना कहीं आपको आप ही के जो एरिया में जहाँ पे आपको फ्लैट परचेस करना है या प्रॉपर्टी परचेस करना है, वहाँ पे कोई ना कोई डेवलपर या कोई ना कोई सेलर ऐसा मिल जाएगा जो वो नेगोशिएट करने के लिए या उसका पैसे का रिक्वायरमेंट है। जैसे डिस्ट्रेस सेल की हम लोग बात कर रहे थे, बैंक ऑक्शन वाला, तो ऐसे काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे, उसको आप एनकैश कर सकते हो। तो हम काफ़ी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप सैंक्शन लेटर लेके रखिए, 6 महीने का वैलिडिटी होता है, कोई घाई मत करिए आप लेने का। थोड़ा बहुत पैसा है आपका, सैंक्शन लेटर रेडी है, तो आपको 10-15-20% नीचे में भी प्रॉपर्टी मिल जाएगा। सिर्फ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में वैसा कोई ना कोई तो आएगा ही आपके एरिया में। आप हर एक एरिया में बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी मिलता है, हर एक एरिया में। जैसे आपने बोला कि मुझे पता है कि 6 महीने के बाद प्रॉपर्टी मेरे पास में कैपेसिटी नहीं होने वाला पे करने का, तो मैं खुद बेचने निकलूंगा रादर देन कि बैंक बेचे। तो मैं जब मार्केट में एजेंट के थ्रू निकालता हूँ तो एजेंट को भी पता होता है, तो वो भी आपको अच्छी डील ऑफर करने के लिए रेडी होता है। तो आप आज भी उसी रेट में या शायद उस रेट से कम में भी आप बाय कर सकते थे प्रॉपर्टी। आप ऐसा बोल रहे हो कि स्टार्टिंग में पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल, अगर किसी 3 साल तो आप कर ही लेना चाहिए। आज किसी को घर लेना है तो वो आज ना ले, 3 साल तक उसको इन्वेस्ट करे। एब्सोल्युटली। और वही 3 साल के बाद में जो उसका रिटर्न्स आएगा उसको फिर इकट्ठा डेवलपर के पास देके उसको नेगोशिएट करके प्रॉपर्टी ले। करेक्ट। तो उससे लेकिन आप कंडीशन वो होना चाहिए कि आज अगर मैं 2 BHK 600 का एरिया देख रहा हूँ तो कल भी 2 BHK में 600 के आसपास का ही एरिया देखो, न कि मेरे पास पैसा आ गया तो मैं 800-900 का 3 BHK देखूं। बराबर, उसके लिए तो आप अगर आज होना चाहिए। हाँ, तो हाँ, नहीं तो आप क्या करोगे, आपके पास थोड़ा पैसा आया है, आप बोलोगे अभी तो मैं 3 BHK भी ले सकता हूँ, फिर तो वो साइकिल में फंस जाएगा, है ना। तो अगर आपने आज 600 फुट का सोचा है तो आप ये समझ के चलिए कि आपको 3 साल बाद भी 600-700 फुट का ही घर लेना है, तो आपके लिए वो पोजीशन कंफर्टेबल होगा। एक ऐसा है ना सर, आप जो बोल रहे हो, जैसे आज मेरे को घर लेना है तो 3 साल आप बोल रहे हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 3 साल के बाद में जो मेरा एक्यूमुलेट होकर पैसा आएगा वो पैसे से मैं घर लूँ, लेकिन ये जो 3 साल है वो 3 साल के लिए मुझे रेंट भी तो भरना है, कहीं ना कहीं तो रहना पड़ेगा ना। तो आप 1 करोड़ के लोन के लिए 80,000 EMI देते, रेंट आपका 20-25 हज़ार रुपये होता। हाँ, 20 लाख डाउन पेमेंट और 80,000 रुपये EMI, तो आप 55,000 रुपया सेव कर रहे थे ना। हाँ, लगभग, है ना। तो 55,000 रुपया आप अगर सेव करते हो तो भी 3 साल के अंदर में वो 20-25 लाख रुपया विद एप्रिसिएशन हो जाएगा। बराबर। तो स्टिल इट इज़ अ गुड अमाउंट एंड रिस्क है नहीं बोलूंगा मैं इसमें, आपका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का भी पैसा आएगा, प्लस यू विल गेट नेगोशिएटिंग पावर जो 5 से 10%, अगर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट भी है, बहुत अच्छा डेवलपर भी है, तो भी 5-7% का वो नेगोशिएशन आपके लिए कर ही देगा, अगर आपके पास में कैश है अवेलेबल है। और आप बोल रहे हो 3 से 5 साल में कोई ऐसा ड्रास्टिक प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं, पिछले 5 साल में स्टैग्नेंट है मार्केट। 5 साल में ऐसा कोई नहीं हो गया कि 15,000 रुपया पर स्क्वायर फीट से चल रहा था तो आज 30-40 हज़ार हो गया। तो 15,000 का शायद 16,000 हुआ है, 15,500 हुआ है, 17,000 हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। या 20,000 का था तो 22-23 हज़ार रुपया चल रहा है। तो आप 3 साल का आपने इंटरेस्ट आपने गवाया 24%, लेकिन प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन ही हुई 10% है 3 साल में। कुछ एक प्रॉपर्टी तो ऐसी है सर जो हमने देखा हुआ है कि 1 करोड़ में ली थी, अभी 3 साल बाद तो 1 करोड़ में भी नहीं बिक रही है। हाँ, क्योंकि आप देखिए, मैं स्पेशली बॉम्बे की बात करूँगा, मुंबई और सराउंडिंग जो भी थाने, नवी मुंबई रीजन है, यहाँ पे मास डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। सो नाउ इट इज़ बायर्स मार्केट, तो डेवलपर का खुद का कंट्रोल नहीं है। आप मना कर दोगे ये रेट में देने के लिए तो आपका पड़ोसी बैठा है देने के लिए। बराबर। तो कस्टमर के पास में अगर सैंक्शन लेटर पहले से है तो डेवलपर को पता है कि इसका पैसा मुझे 10-15 दिन में आ जाएगा, तो ही विल बी रेडी टू नेगोशिएट। राइट। तो यू कैन यूज दिस एज अ टूल और आप इसको नेगोशिएट कराइए। तो ये प्रोजेक्ट नहीं तो वो, इसलिए वो अप्रिशिएट नहीं हो रहा है, और आने वाले 4-5 साल में मुझे नहीं लगता है कि कुछ मेजर अप्रिशिएशन आएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी में। तो आप सेविंग करोगे तो मार्केट अपनी इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, शायद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा हो कि आप इजीली बाय कर सके हो प्रॉपर्टी फ्यूचर में। ये इन्वेस्टर लोग के लिए एक स्कीम है सर कि आज अगर प्रॉपर्टी वो बाई किया तो आने वाले 3 साल तक उसको स्टैम्प ड्यूटी, मतलब मैं आज एक इन्वेस्टर हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी परचेस की, अगर मेरे को 2 साल बाद उसको बेचनी है तो सामने वाले को स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरना पड़ेगा, 0 स्टैम्प ड्यूटी वाला स्कीम है। हाँ, तो ये स्टैम्प ड्यूटी तो भरना ही है,
जो डिफरेंस अमाउंट अगर उनका होता है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ की वैल्यू का अपन ने एग्रीमेंट किया और 3 साल के अंदर अंदर अगर मैंने वो बेच दिया और मैंने 1 करोड़ का ही बेचा तो 0 स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, उसके ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं। अगर मैंने 1 करोड़ 10 लाख का बेचा तो 10 लाख का जो डिफरेंस अमाउंट है उसी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना है। लेकिन ये भी आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सो फॉर कस्टमर टू अंडरस्टैंड, आपको लगेगा नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी दे चुके हैं, आपको लग चुका है, तो आपके लिए वो इफेक्ट नील है, ठीक है, तो आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिसको बेच रहे हो उसके लिए वो बेनिफिशियल है, आपके लिए वो है नहीं। हो सकता है कि आप उसको नेगोशिएटिंग के लिए, आप जिसको सेकंड में सेल कर रहे हो, है ना, आप रीसेल बोलते हो हम, तो आप जब रीसेल कर रहे हो तो आप उसको नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई चलो तेरा मैं 50% या 60% 100% स्टैम्प ड्यूटी बचा रहा हूँ तो मुझे इतना रेट एक्स्ट्रा दे, तो ये एक हो सकता है ना। लेकिन आपने तो ऑलरेडी खर्चा कर चुके हो, वो स्टैम्प ड्यूटी का आपके लिए आज कोई बेनिफिट नहीं है ना, तो आप उसको नेगोशिएट कर पाओ जितना, उतना आपके बेनिफिट में होगा, जो भी उसमें से आपको मिल पाए। मतलब 3 साल तक अंदर बेचता है तो 0 स्टैम्प ड्यूटी। एज ऑफ नाउ 3 इयर्स है। कुछ 2-3 लास्ट के सवाल है सर। जैसे एक कोई अभी जस्ट काम करना चालू किया, जिसने जस्ट स्टार्टेड अर्निंग मनी और उसको इन फ्यूचर घर लेना है, तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सर? सेविंग्स करो 3 साल। आप ये समझ के चलो आपकी ईएमआई आज से ही चालू हो गई, जितने का आप आज घर सोच रहे हो, समझो आप 50 लाख की घर सोच रहे हो, 1 करोड़ की सोच रहे हो, तो आप लोन एलिजिबिलिटी हमारे जैसे किसी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए लोन एलिजिबिलिटी कितना है, अगर उसकी ईएमआई जितनी आ रही है आप पहले 3 साल उसको सेव करिए। दैट इज़ दी प्राइमा फेस है जो हर एक इंसान ने करना चाहिए बिफोर जंपिंग इनटू बाइंग अ प्रॉपर्टी, ऐसा। तो वो एक सबसे बेसिक ये है। ओके। और एलिजिबिलिटी का ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या कि किसी का सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, 70,000 है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या जिसको इनटू करके अपने को पता चल जाएगा इतनी इतनी मेरी एलिजिबिलिटी बैठ रही है करके? तो इसमें एक थंब रूल, आप देखो कैलकुलेशन कैसे होता है ना ईएमआई का, वो आपको समझना पड़ेगा कि बैंक आपको ज़्यादा पैसा क्यों देता है या कम पैसा क्यों देता है। बैंक देखता है कि आपकी एज क्या है, ठीक है, तो एज का पैरामीटर, आप ज़्यादा साल है तो आपको ज़्यादा लंबा पीरियड देंगे तो ईएमआई थोड़ी अभी कम होगी, आपकी अर्निंग भी कम है, आपकी जवाबदारी कम है ना, तो बैंक आपको लोन ज़्यादा दे सकता है। तो मान लीजिए आपकी फॉर एग्जांपल 50,000 की इनकम है तो आपको बोलेगा कि आप 30,000 रुपये अभी ईएमआई भर सकते हो। अब 30,000 ही क्यों देता है, 50,000 क्यों नहीं देता, ये एक क्वेश्चन है। तो 50,000 की ईएमआई आपको देंगे तो आप खाएंगे पिएंगे क्या? आप आपकी इमरजेंसीज अगर कुछ आ गई घर में मेडिकल, तो आप क्या करेंगे? या फिर आपको कुछ घर में मान लीजिए कि कुछ इवेंट आ गया मैरिज वगैरह का, या हमारे अभी जैसे ब्राह्मण में जौने वगैरह का, मुंजी या जो बोलते हैं, वैसे कुछ इवेंट आ गए तो आप क्या करेंगे? फेस्टिवल के एक्सपेंसेस में आप क्या करेंगे? तो ये सब के लिए वो प्रोविजन बैंक जो है उनका एक रेशो होता है स्टैंडर्ड, तो वो रेशो के लिए वो सेपरेट पैसा रखते हैं, उससे ऊपर वो लोग नहीं जाते। ओके। तो उसका ऐसा मैंने देखा था एक बार कि जितना अपना एनुअल इनकम है उसका इंटू 7 करेंगे तो तुमको तुम्हारा एलिजिबिलिटी ये मिल जाता है, कि वो सही बैठता है वो उसमें? हाँ, इंटू 7 करने से नॉर्मली हो जाता है। लेसर द इनकम, क्योंकि वो फिक्स कॉस्ट आपकी एज्यूम करेंगे कि पर पर्सन है वो 3,000 से 5,000 रुपीज़ उनके लिए लाइवलीहुड के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो यदि आपके घर में 4 मेंबर हैं तो वो पकड़ लेंगे 20,000 आपके घर की ज़रूरत है हर महीने की। अच्छा, है ना, वैसा कैलकुलेशन, वो वैसे कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपकी 50,000 की है तो आपको 30,000 की ईएमआई आप पे करने की कैपेसिटी रखते हैं। यदि आपकी लाख रुपए की इनकम है लेकिन खर्चा तो आपका मोर और लेस सेम ही होगा, तो 20 के बदले आप 25,000 कमाएंगे तो आपको 75,000 रुपीज़ दे सकते हैं ईएमआई तक का। तो इस हिसाब से वो कैलकुलेशन, जितना ज़्यादा इनकम उतना परसेंटेज आपको ज़्यादा मिलता है, बट हायर साइड पे 70-75% तक बैंक कॉल ले लेते हैं कि इनको इतना दे सकते हैं। किसी के पास अगर पैसा ही नहीं है सर, लेकिन उसके पास में एलिजिबिलिटी वगैरह अच्छा है, तो 0 पैसे में, बिना पैसे के भी वो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? हाँ, अभी उसको जुगाड़ बोल सकते हैं कि पर्सनल लोन ले लिया, साथ में कुछ गोल्ड लोन ले लिया, है ना, दोस्तों से उधार ले लिया, बट शुड नॉट डू इट, क्योंकि प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बोला कि अगले 4-5 साल मुझे नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा एप्रिशिएशन होगा, क्योंकि और भी ज़्यादा रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो वो सिचुएशन में आप ना फंसो तो बेटर है। तो लोन पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट्स अगर मैनेज किया है 2-3 साल में, तो और बिजनेस सेटअप वगैरह कुछ मैनेज किया है, या आप सैलरी कहीं से मैनिपुलेट करके कर रहे हो, तो ये काफ़ी हद तक पॉसिबल है। लेकिन हमें खुद को पता है कि ये गलत चीज़ कर रहा हूँ मैं और इसका अंजाम बुरा है, तो जिस रास्ते पे मैं अगर लगातार पहुँच ही नहीं, मैं मेरी डेस्टिनेशन तक अगर वो पहुँच ही नहीं पाने वाला हूँ, तो बेटर है कि मैं वो रोड ही नहीं लूँ। सर, एक
पूछना था कि अगर लोन इंडस्ट्री में अगर किसी को करियर बनाना हो तो कैसा है ये इंडस्ट्री ओवरऑल? बहुत बड़ा स्कोप है। मैं अपने आप को बहुत समझता हूँ कि मैं अभी सीड लेवल पे हूँ। मैं अभी मुझे 10 साल हो गया, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5-3 हज़ार लोगों को शायद हमने हेल्प किया है, फिर भी हमने बहुत कम रीच है हमारा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं 10 साल में अगर 2-2.5-3 हज़ार लोगों तक मेरा रीच है, तो सिर्फ मुंबई का कैपेसिटी अराउंड 1.25 लाख प्रॉपर्टीज से लेके 1.5 लाख प्रॉपर्टीज हर साल बिकता है। हर साल 1.5 लाख प्रॉपर्टीज बिकती है मुंबई में। अगर आप महाराष्ट्र एज अ सर्कल लेते हो, ओनली स्टेट, तो 25 से 30 लाख प्रॉपर्टी साल की बिकती है। इतनी रजिस्ट्री होती है। एब्सोल्युटली, है ना। तो आप देख सकते हैं मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो वी हैव इनफैक्ट स्टार्टेड अ वंडरफुल इनिशिएटिव जहाँ पे हम 2 साल तक हैंड होल्ड करेंगे जो अंडर ग्रेजुएट्स है लेकिन पढ़ाई चल रही है। तो उनकी पढ़ाई के साथ में हफ्ते का 4-6 घंटे काम में लगाए, उनको एक टास्क दिए जाएंगे हर हफ्ते, वो टास्क कंप्लीट करते जाए, वो अपने आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलते जाएगा कि क्या करना है। आइडियली कोई भी बिजनेस है वो 3 साल अगर आप उसी बिजनेस में हो तो लोग आपको जानना चालू कर देते कि आप यही काम कर रहे हो और आपको बिजनेस का फ्लो रेगुलर हो जाता है। तो जहाँ पे लोग स्ट्रगल करते हैं ग्रेजुएशन के बाद 15-20 हज़ार, हमने देखा है MBA भी 20-20 हज़ार रुपये की नौकरी करे या 15 हज़ार की नौकरी के लिए भटक रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट की अभी जॉब की हमने एक वीडियो देखी थी टीवी के ऊपर में, मेरे ख्याल से 2-3 हफ्ते पहले, जहाँ पे सिर्फ 10 पोजीशन वैकेंट था लेकिन वहाँ पे हज़ारों लोग, मे बी 8-10 हज़ार लोगों की एप्लीकेशन थी। तो वो सब नहीं हो, उसके लिए हम ये ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री में सिखाएं, हम उसके लिए कोई चार्जेस न लें, और ये 2 साल की हम लोग उनको हैंड होल्डिंग करें। तो हर 3-4 महीने में हम उनके लिए एक चीज़ चेंज करेंगे, हम एडेड वर्जन उसमें ये करेंगे। जैसे कि समझ लीजिए पहले कि आपको मार्केट कैसे इस्टेब्लिश करना है, कि आपको बिजनेस कहाँ से आएगा, है ना, लोग आपको कैसे जानेंगे कि आप ये काम कर रहे हो, तो पहले वो बताएंगे। फिर आपको बैंक में क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है वो आपको बताएंगे। फिर आप बैंक के साथ में जाके इंटरेक्ट कैसे करते हो वो सिखाएंगे। फिर एक्चुअल लॉगिन सैंक्शन डिसबर्स स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करते हैं वो दिखाएंगे। एंड देन कम्स द रेवेन्यू पार्ट, है ना। तो स्लोली ग्रेजुअली हम उनके वो एजेंसी लेने के लिए भी हम लोग उनको हेल्प कर सकते हैं। लोन इंडस्ट्री बहुत बड़ा है, खाली होम लोन नहीं है, पर्सनल लोन नहीं है, ऐसा टोटल कितना कैटेगरीज रहेगा इसके अंदर? जो अगर आप मेन हेडिंग्स पकड़ेंगे तो मेन हेडिंग्स अराउंड 20 है, तो 20 डिफरेंट हेडिंग्स है। मतलब कैटेगरी उसके अंदर सब कैटेगरी ये मेन कैटेगरीज है। सब कैटेगरीज आप जाएंगे तो मे बी आप ओवरऑल प्रोडक्ट आप अराउंड 100 से 150 की प्रोडक्ट्स रेंज होगी। तो मेरी स्पेशलाइजेशन, मेरी कंपनी का नाम घर कर है, तो मैं लोगों के इमोशंस जो है वो फुलफिल करने में मानता हूँ, तो मैं उनको जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो मेरी फोकस ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं घर के ऊपर लूँ, तो और 10 साल से मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, अच्छा ग्रोथ भी कर रहा हूँ, तो मुझे सिर्फ एक प्रोडक्ट के ऊपर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि हम जो नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेसिक फाउंडेशन है। वो फाउंडेशन के बाद में आप कोई भी ये 100-150 प्रोडक्ट में से आप एक चीज़ में एक्सपर्टाइज कर लीजिए, हर एक के अंदर उतना स्कोप है। मतलब किसी को अगर सीखना रहेगा तो वो आपको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, और 2 साल तक का आप उसको हैंड होल्डिंग ये दोगे, आपके ही ऑफिस में उसको ट्रेन करोगे, सिखाओगे? सो द प्रोसेस इज ऑनलाइन, ऑफिस में आके वो उनकी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा स्टाफ है ऑफिस में जो उनको सपोर्ट करेगा, जो उनकी इंक्वायरीज आ रही है, उनके लिए कस्टमर्स आ रहे हैं। वी इवन शेयर रेवेन्यू, ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ से काम करवा लेंगे, उनको कुछ देंगे नहीं, तो वी शेयर अ गुड रेवेन्यू उनके साथ में, तो उनका भी ऑनगोइंग इसमें भी आप उनका इनकम बन जाता है। तो मेजरली 2 रीज़न से हमने स्टार्ट किया था कि एक है कि मोस्ट ऑफ दी बच्चों को जो स्किल का एक इशू होता है कि ग्रेजुएट करने के बाद इतना प्रेशर होता है उनके ऊपर कमाने का, लेकिन स्किल नहीं होता है, तो पैसा कमाएगा कहाँ से जब कुछ सीखा नहीं है ना। तो कॉलेज में उतना हमें बाहर का नॉलेज या हमें किस इंडस्ट्री में जाना उसका इतना नॉलेज नहीं होता है, हमारे पास ओवरव्यू होता है, लेकिन फील्ड हमें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमें कहाँ जाना है। तो अगर हम इन बच्चों को जो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये 3 साल अगर हमारे साथ में अच्छा लॉन्ग टर्म के अंदर में काम कर लेते हैं तो यहाँ पे तो रेवेन्यू बनाएंगे ही, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि मार्केट में जब जाएंगे तो बाकी जो आज की तारीख में भी लोग हैं उनसे ज़्यादा वो नॉलेजेबल होंगे और ज़्यादा वो उन पे स्किल डिमांड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गौरव भाई फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। जगदीश जी, एक्चुअली थैंक यू तो आपका बनता है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। मैंने अपनी बेस्ट कोशिश की है कि मैं लोगों तक सही जानकारी दूं जो मेरी नॉलेज में है, और कुछ भूल चूक हो सकता है, लोगों को ऐसा लग सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत है, तो रीचेक अलग अलग मीडियम से भी कर सकते हैं बिफोर गोइंग अहेड। राइट।
अगर ये एपिसोड देखने के बाद में अगर आपको कुछ डाउट्स है लोन रिलेटेड या आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गौरव भाई का नंबर दे दूंगा, आप उनको वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आने वाले हमारे एपिसोड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, इट इज़ ऑल अबाउट रियल एस्टेट। अगर आप एक एग्जिस्टिंग होम बायर हो, इन्वेस्टर हो या फिर एक रियल एस्टेट डेवलपर हो और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, सो दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। मेरा नाम है जगदीश खड़तर है और मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू।